हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सभी? आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? छोटा करना फॉन्ट। बढ़िया 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 बढ़िया। चलो जी, नमस्कार आप सभी को, गुड इवनिंग। आशा करते हैं आप सभी एकदम तंदुरुस्त होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग। चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा कौन सा? कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। ये हमारा अध्याय चल रहा है और आशा करते हैं आप लोगों ने सैटरडे की क्लास जो केमिस्ट्री की हुई थी वो तो ली होएगी और फ्राइडे को जो क्लास हुई थी वो भी ली होएगी ढंग से। ठीक है? हाँ जी, अनुराग बाबू। हाँ भाई, चलिए जी, कैसे हैं सभी? बढ़िया हैं? बहुत ही बढ़िया। हाँ सर, क्या बोर्ड के लिए अलग से कोचिंग करनी पड़ेगी? नहीं मेरे भाई, यहां पर पढ़ ले, अच्छे से पढ़ ले, सब कुछ कवर होएगा। नोट्स मैं दे रहा हूं तेरे को, वो सारे के सारे नोट्स तूने पढ़ने हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, आप में से कितने बच्चों ने एनसीईआरटी संपूर्ण देख ली इस चैप्टर की? हाँ भाई, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने इस चैप्टर की एनसीईआरटी संपूर्ण देख ली है? हाँ भाई, है कोई यहां पर? कोई है जिसको नहीं पता? शायद आपको मैंने बताया था कि संडे को आपको एनसीईआरटी संपूर्ण मिल जाएगी इस चैप्टर की। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज लिख देता हूं यहां पर। अब आपको खुद के नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपने हाथ से बने बनाए नोट्स जो आपको दे रहा हूं वही नोट्स हैं। वो उसको शॉर्ट नोट्स भूल जाना, वो एक एक लाइन कवर हो रही है आपकी किसकी? एनसीईआरटी की। ठीक है, सो वही नोट्स हैं, उन्हीं को ही गले लगाकर, माथा टेक कर उन्हीं की पूजा करनी है, उन्हीं नोट्स को फोकस करना है। ये वाले जो हैं आपके, ये वाली एनसीईआरटी संपूर्ण, मैंने अपनी फोटो भी लगा दी है यार मैंने अपनी फोटो भी लगा दी है यहां पर। ठीक है, हाँ जी, मैंने अपनी फोटो भी लगा दी है दोस्त यहां पर। ठीक है, सो ये आपकी एनसीईआरटी संपूर्ण चैप्टर है कोशिका चक्र कोशिका विभाजन, जिसमें ये मैंने अपने हैंड रिटन, अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स आपको दिए हैं। ठीक है, ठीक है, एक एक लाइन कवर हो रही है, ए टू जेड सारी चीजें कवर हो रही हैं आपके नोट्स की। अब आज के बाद आपको ये जो दुविधा होती है ना कि सर नोट्स कैसे बनाए, सर नोट्स इधर से बनाए उधर से बनाए, किसके लें, कहां से लें, कैसे बनाए, बस ये नोट्स है। अब चाहता है तो इसको तू अपनी राइटिंग में लिख सकता है, वो एक और भी अच्छा तरीका होएगा, क्योंकि जब तू पढ़ेगा, इसको समझेगा, खुद लिखेगा, तेरे को चीजें याद होंगी, है ना? तो ये भी रख, अपनी राइटिंग में लिखना चाहता है तो लिख ले यार। बाकी मेरी दरख्वास्त रहेगी आप सभी से कि टाइम वेस्ट मत करना। कई बच्चे क्या करते हैं, इन नोट्स को लेने के बाद में फिर इन्हीं को ही लिखने बैठ जाते हैं हेल्पफुल होता है लिखने, प्रैक्टिस अच्छी होती है लिखने से, बट अब इतना टाइम नहीं है ना दोस्त आपके पास कि आप जो मैंने खुद ने हाथ से लिखा है वही तुम फिर अपने हाथ से लिखोगे, फायदा क्या है? तो सिंपल एक काम करना, इसकी प्रिंट आउट निकलवाते जाना। ठीक है, तुम इसकी प्रिंट आउट निकलवाते जाना। कितने पेज है दोस्त यहां पर? देख जरा यहां पर। अच्छा, और ये तो थ्योरी हो गई, मतलब थ्योरी हो गई। उसके अलावा मैंने नीट 2023 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो डाल दिए 2023 के। ठीक है, और बाकी मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी डाल दिए यहां पर, छोटे छोटे दिख रहे होंगे। जब आप इसकी प्रिंट आउट निकालेंगे ना, फोटो कॉपी निकालेंगे, तो आपको ये क्वेश्चंस भी दिख जाएंगे। ठीक है, सो एक काम करना, जरूर इसकी अगर निकलवा सकते हो प्रिंट आउट तो जरूर निकलवाना। इसमें कितने पेज हैं दोस्त? इसमें टोटल 34 पेज हैं और 50 पैसे के हिसाब से अगर देखें भी, कई जगह 1 रुपए होता है, तो कईयों के हो सकता है 34 रुपए लग जाए, हो सकता है कई के 17 रुपए लग जाए। सो कहने वाली बात यह कि प्रिंट आउट जरूर निकलवा लेना, और ये जितने भी चैप्टर्स की मैं एनसीईआरटी संपूर्ण देता जाऊं उन सबके प्रिंट आउट निकलवा लेना। यही मॉड्यूल है, और यही मॉड्यूल ना दोस्त आपके कोटा, आपके यहां वहां यही दिए जाते हैं। कोई हाथ से लिखकर नहीं देता है। ये कोशिश मैं कर रहा हूं कि आपको हैंड रिटन दूं, ताकि आपको एक भरोसा होए कि हाँ, हमारे साथ टीचर भी मेहनत कर रहा है। आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपके साथ साथ हम भी कर रहे हैं। ठीक है सर, आपने डाल दिया है, कब का डाल दिया है? कल ही डाल दिया था, कल मॉर्निंग में ही डाल दिया था दोस्त।
हाँ जी, चलो ठीक है सर। एक पेज 10 रुपए का। बेटा कलर्ड मत निकलवा, कलर्ड निकलवाने की कोई जरूरत नहीं है। कलर्ड मत निकलवाना, ब्लैक एंड व्हाइट। कलर्ड मत निकलवाना, ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाना, ठीक है। कलर्ड मत निकलवाना, ब्लैक एंड व्हाइट। अगर निकलवा सकते हो, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि हाँ निकाल ही निकाल। अगर देख तेरा काम अगर इससे चल जाता है, फोन में पीडीएफ डाउनलोड कर ले, तेरा इसी से काम चल जाता है, तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। चलें, ओके डन। हाँ जी, ए स्टार बैच के बारे में बता दो। आज रात तक ए स्टार बैच बन जाएगा। लगभग उसमें 250 से 300 बच्चे जो हैं उनको ऐड किया जा रहा है, जिनके 500 से ज्यादा नंबर आए हैं, ठीक है। उनको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करा दी जाएगी। फिर उसके बाद अगला जो टेस्ट जो होएगा उसमें जो 500 से ज्यादा लाएगा उसको डाला जाएगा, और जो ऑलरेडी इस बैच में हैं और अगर नहीं ला पाएगा, अब देखो चाहे 100 बच्चे हों, चाहे 200 बच्चे हों, चाहे कितने भी बच्चे हो, 500 से ज्यादा जो हर बार लाता जाएगा उसको ये बैच में डाला जाएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। देखो सीधी सी बात है, उस दिन भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। बार बार उसी चीज को रिपीट करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होएगा। आइए स्टार्ट करते बेटा। कौन सा? कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन। इस चैप्टर में हम लोगों ने कहां तक बात कर ली थी मैं एक बार बता देता हूं। देखिए यहां पर ये हम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ ली थी, ये वाले बिंदु हमने एनसीईआरटी के देख लिए थे, एक एक बिंदु हम कवर कर चुके थे, ठीक है। और मैंने आपको बोला था ये वाला जो बिंदु जो है, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला, अगर आप में से कोई ध्यान से सुना हो, मैंने आपको बोला था कि ये वाला बिंदु जो है ये मैं बाद में बताऊंगा। ये वाला याद आ रहा है? बोला था कि ये वाला बिंदु जो है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, और मैंने बोला था और बाद में बताऊंगा, सीधी सी बात है। ये वाला बिंदु मैंने बोला था बाद में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने समसूत्री विभाजन पढ़ा था। समसूत्री विभाजन में हमने अवस्थाएं पढ़ी थी। सबसे पहले पूर्वावस्था, कैरियोकाइनेसिस पढ़ा था सबसे पहले, पूर्वावस्था यानी प्रोफेज, फिर उसके बाद मेटाफेज यानी मध्यावस्था, फिर उसके बाद पश्चावस्था यानी एनाफेज, उसके बाद अंत्यावस्था यानी टीलोफेज, ठीक है। ये हम लोगों ने यहां तक बात कर ली थी। उसके बाद अगला टॉपिक जो आने वाला था वो था कोशिका द्रव्य विभाजन, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। अगला टॉपिक जो आने वाला था वो क्या था बेटा? साइटोकाइनेसिस, ठीक है जी, ओके। सो ये वाला टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं। जो डिस्टर्ब करने वाले हैं उनसे मेरी दरख्वास्त रहेगी, मत करिएगा, ठीक है। बिना फालतू के मैसेज करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं रिप्लाई देने वाला नहीं हूं। चलो स्टार्ट करें। सर सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, ये आकांक्षा सिंह, बराबर का हक सबको मिलना चाहिए, है ना। एक काम करो, सारी दुनिया में हर किसी को बराबर का हक दे दो, मैं भी तुमको दे दूंगा, ठीक है। सबको बराबर का हक दो, ठीक है। सबको बराबर का हक दो। मैं तो चाहता हूं सबको बराबर का हक मिले, फिर तो हमारा संविधान जो है उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, है हमारे संविधान की ऐसी की तैसी हो जाएगी। सबको बराबर का हक दे देते हैं, बोलिए कर दें। बैकलॉग बायो की कब होगी? परसों होगी। सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। लो ना हक छीनना पड़ता है, मांगना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, ठीक है। सर कॉल्चिकाइसिन का क्या रिलेशनशिप है? अभी खत्म नहीं हुआ दोस्त, बताऊंगा, बोला था। सबको बराबर का हक है तो सबको नीट में फिर पास ही करा दो आकांक्षा। फिर बराबर का सबको हक है तो फिर क्यों 500 नंबर ला रहे हैं? सबको बराबर का हक दो, 250 नंबर पर सबको दे दो फिर एमबीबीएस। क्या बातें करते हो यार। आइए फोकस करते बेटा यहां पर साइटोकाइनेसिस पे। बिना किसी टाइम वेस्टेज के कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस, सिंपल सी बात है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पढ़ाई पर फोकस करेंगे। जिसको नहीं करना है, उलूल जुलूल बातें करनी है, करता जाए, मैं नहीं देख रहा हूं। बराबर का हक मांगते जाओ, ये करते जाओ, वो करते जाओ। जब साफ साफ बता दिए मेहनत करेगा, 500 से ज्यादा नंबर लाएगा तो उसको और अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाएगी। क्यों? अरे जितना अच्छा प्रैक्टिस करेगा, जितनी अच्छी से करेगा प्रिपरेशन, तभी तो आगे बढ़ेगा ना। सोच, 200 नंबर वाला ला रहा है, 200 नंबर वाला क्यों नहीं ला रहा है 500 नंबर? मेहनत नहीं कर रहा है। मेहनत करेगा तो अभी तो हम मेहनत करेंगे ना यार तुम्हारे साथ। ये क्या बात होती है? सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, ये क्या बात है? सेंटिमेंटल हो जाते हैं बिल्कुल ही, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सेंटिमेंट चाहिए। एक और आया कल,
हमको ना एक काम करो, आरंभ 1 दे दिया, आरंभ 2 भी दे दो, सब जगह ना इसके साथ ये मुफ्त मिलता है, मुफ्त का कभी नहीं पचता है, एक काम याद रखना, ठीक है। हमको इसके साथ ये दे दो, हमको इसके साथ वो दे दो। अरे तू 10 बैच ले ले, तेरा तब भी नहीं हो पाएगा। जो तेरे को यहां पर पढ़ा रहा हूं उस बैच में वही पढ़ाऊंगा, फिर क्या कर लेगा? सेम ही तो चीज है, कोई अलग है क्या? मतलब ऐसे 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 बालक होते हैं। इसके साथ ये मुफ्त दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ऐसे दे दो, वैसे दे दो। जो है, जो अच्छा भला चल रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, हमको इसके साथ ये चाहिए, हमको इसके साथ वो चाहिए। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस सीधी सी बात है, कोशिका द्रव्य का विभाजन। बेटा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये बात कर ली थी, हम लोगों ने अंत्यावस्था तक आते आते एक कोशिका जिसके अंदर एक केंद्रक था, उससे हमने क्या बना दी थी? एक कोशिका जिसके अंदर 2 केंद्रक है। ये काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, हम कैरियोकाइनेसिस कर चुके थे। क्या कर चुके थे? कैरियोकाइनेसिस कर चुके थे। अब हमें यहां पर जो कोशिका द्रव्य है, उस कोशिका द्रव्य को क्या करना है? बांटना है, यानी क्या करना है? साइटोकाइनेसिस करना है। शांति से पढ़ लो, आकांक्षा, अरुण और जितने भी बालक हैं, नहीं तो 1 मिनट लगेगा ब्लॉक करने में, चुपचाप यहां पर पढ़ाई कर लो, ठीक है? चुपचाप शांति से। एक कोशिका जिसके अंदर एक केंद्रक था, कैरियोकाइनेसिस किया। कितने केंद्रक बना दिए? 2 केंद्रक बना दिए। ये हो गया था हमारा कैरियोकाइनेसिस। अब क्या करना है सर? अब करना है कोशिका द्रव्य का विभाजन। अब तुम अच्छे तरीके से जानते हो कोशिका द्रव्य का विभाजन 2 तरीके से होता है। एक पादप कोशिका में अलग विधि से होता है, जंतु कोशिका में अलग विधि से होता है। ध्यान से सुनिएगा, जंतु कोशिका में जिस विधि से होता है, जंतु कोशिका में जिस विधि से होता है उस विधि को क्या बोला जाता है, और पादप कोशिका में जिस विधि से होता है उस विधि को क्या बोला जाता है। नाम मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जंतु कोशिका में जिस विधि से होता है उसको हम बोलते हैं कोशिका खांच विधि। कौन सी विधि है? कोशिका खांच विधि। और पादप कोशिका में जिस विधि से होता है उसका नाम है कोशिका प्लेट विधि। फिर से ध्यान से सुन, क्या बोला मैंने? वापस से सुन, इधर देख। देख, मैंने बोला तेरे से ये एक कोशिका जिसके अंदर एक केंद्रक। अभी तक इस चैप्टर में हमने समसूत्री विभाजन में क्या देखा था कि हमने इस कोशिका के अंदर कैरियोकाइनेसिस करा दिया था। कैरियोकाइनेसिस का मतलब केंद्रक का विभाजन, एक केंद्रक से 2 केंद्रक बना दिए। दिस इज कैरियोकाइनेसिस। इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला? कैरियोकाइनेसिस। अब हमें क्या करना है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है? साइटोकाइनेसिस अगर इस वर्ड पर भी फोकस करेगा हिंदी में आराम से समझ में आ जाएगा। कोशिका द्रव्य का क्या करना है? विभाजन करना है। यानी ये जो कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य को अगर मैं बांट दूं तो कोशिका द्रव्य बट गया, और कोशिका द्रव्य बट गया तो 2 कोशिका बन गई। दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। इसी विधि को हम क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। हमारे पास 2 कोशिका आ गई हैं तो हमने कोशिका द्रव्य को बांट दिया। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। तो हमने बस इतनी सी तो बात बोली कि भैया ये जो साइटोकाइनेसिस जो है ये पादप कोशिका में अलग विधि से होता है, जंतु कोशिका में अलग विधि से होता है। जंतु कोशिका में जिस विधि से होता है उसका नाम है कोशिका खांच विधि, और पादप कोशिका में जिस विधि से होता है उसका नाम है कोशिका प्लेट विधि। अब यहां पर आप बोलेंगे सर अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मैंने कहा आइए अंग्रेजी में देखते हैं। कोशिका खांच विधि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल फरो मेथड। क्या नाम दिया है? सेल फरो मेथड, ठीक है। और कोशिका प्लेट विधि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल प्लेट मेथड। सिंपल। तो भैया ये हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में वर्ड लिख दिए हैं, ठीक है। ये वाला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये वाला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन से चैप्टर में? सेल वाले चैप्टर में। एक एक चीज, एक एक बिंदु, एक एक
टॉपिक तरीके से आपको ये समझा चुका हूं। हमें क्या पढ़ना है दोस्त, हमें पढ़ना है यहां पर कोशिका खांच विधि पढ़नी है, सेल फरो मेथड पढ़ना है। सबसे पहला बिंदु तो यहां पर ये सबसे पहला बिंदु यही होएगा कि ये मेथड कौन सी कोशिकाओं में होता है। सर ये जंतु कोशिका में होता है। कौन सी कोशिका में होता है सर? जंतु कोशिका में होता है। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे जरा जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताओ, फटाफट मुझे बताइए, जितने भी बालक है, आपके अंदर कौन सी विधि से होता है? बताओ, आपके अंदर कौन सी विधि से होता है साइटोकाइनेसिस? कोशिका खांच विधि से होता है कि कोशिका प्लेट विधि से होता है? आपके अंदर कौन सी विधि से होता है ना? अभी आप पूछेंगे सर ये खांच क्या होता है, मैंने कहा रुक जा, तसल्ली रख, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चल, भागा दौड़ी मत कर, सोच, दिमाग लगा। तुम्हारे अंदर कौन सी विधि से होएगा? तुम कौन हो, मैं कौन हूं, हम कौन है? क्या हम पादप है? क्या पादप यानी प्लांट्स? क्या हम प्लांट्स हैं या जंतु हैं? हम ऑब्वियस ही बात है, वी आर एनिमल्स। हम क्या हैं? एनिमल्स हैं। हम जंतु हैं कि नहीं है? हाँ। अब एक बोलेगा सर हम जानवर थोड़ी ना हैं। बेटा वी आर जानवर। हम कौन है? हम जानवर हैं। असी जानवर हैं। हम कौन है? हम जानवर हैं, हम जंतु हैं, हम प्राणी हैं, वी आर एनिमल्स। हमें जंतु श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो यस वी आर एनिमल्स। जोर से बोलो, वी आर एनिमल्स, हम जानवर हैं। ठीक है, चलो। सो जंतु कोशिका में होता है, क्या होता है? ये विधि होती है। अब इस विधि का मीनिंग समझते हैं। ठीक है, अब इस विधि का मीनिंग समझते हैं। ये तो समझ में आ गया कि ये विधि कौन सी कोशिकाओं में होएगी, किन में होएगी, है ना। अब बात आ रही है सर इसमें ये खांच क्या है? ये खांच क्या होता है? फरो, इसका मतलब क्या होता है? तो सिंपल भाषा में बोलूं, खांच फरो, इसको देसी भाषा में बोला जाता है दरार। अब मुझे बता, क्या तूने दरार आते हुए देखी है अपनी दीवारों पर? बोल। हाँ जी। बोलो जल्दी से मुझे बताओ, क्या तुमने दरार आते हुए देखी है? दरार देखिए ना सभी ने, दरार का मीनिंग समझ में आता है ना। चलो और सिंपल मैंने कहा भाई ये तेरा घर है, ठीक है। इस घर में एक कमरा था। पापा ने क्या किया? इस घर में एक कमरा था, यहां पर पापा भी है, मम्मी भी है, बेटा भी है और एक और बेटा भी है। दो बेटे हैं, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा। पापा मम्मी, बड़ा बेटा छोटा बेटा। अब बड़े बेटे की हो गई शादी, बड़े बेटे की क्या हो गई है? शादी हो गई। अब जरा सोचो, उसको थोड़ा सा स्पेस अलग चाहिए। हाँ सर अलग चाहिए, तो पापा ने छत से एक दीवार खड़ी कर दी और ये दीवार खड़ी करने के बाद में ये कमरा दो भागों में बट गया। आधा हिस्सा पापा ने अपने बड़े बेटे और उसकी बीवी को दे दिया और आधे हिस्से में वो खुद रहने लग गए अपनी बीवी के साथ में, पापा मम्मी और छोटा बेटा रहने लग गया। तो जरा सोच, क्या बट गया कि नहीं हो गया? बंटवारा हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर बंटवारा हो गया। एक दरार पड़ी, एक दीवार खींच दी। अगर दरार भी ना याद रखे तो दीवार लगा दे यार। दीवार दरार, भाई ये वर्ड जो है दीवार दरार, ये क्या कर रहे हैं? ये बंटवारा कर रहे कि नहीं कर रहे? हाँ सर। तो भैया यहां पर खांच फरो का मतलब क्या था? एक प्रकार की दरार पड़ गई है, एक प्रकार की दीवार खिंच गई है, एक प्रकार का बंटवारा कर दिया गया है। किसमें? कोशिका में। ये है मीनिंग। ठीक है, डन। इतनी सी बात समझ में आ गई, खांच फरो का मीनिंग समझ में आ गया। चलिए ये मीनिंग तो समझ में आ गया। खांच या फरो का मतलब है कि कहीं ना कहीं बंटवारा कर देना, दो भागों में बांट देना। ठीक है, चलो अब बात आ रही है सर होता क्या है। देखिए जब हम 11th क्लास में थे ना, ध्यान से सुनना, और आप भी जब 11th क्लास में होंगे या आप में से कुछ ड्रॉपर जिन्होंने जब ये टॉपिक पढ़ा होगा, तो आपके टीचर ने पता है आपको कैसे पढ़ाया होगा? ध्यान से सुनना। आपके टीचर ने बोला कि देख बालक ये है कोशिका। क्या बोला? ध्यान से सुनना। जब आप 11th क्लास में होंगे या आप 12th क्लास में होंगे या आप ड्रॉपर होंगे, तो मे बी पॉसिबल आपके टीचर ने कुछ इस तरीके से बताया होगा। देख बालक, देख ऐसे क्या कि देख बेटा कैरियोकाइनेसिस तो हो गया,
ध्यान से सुनना, क्या हो गया? कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, केंद्रक का विभाजन तो हो गया। अब जंतु कोशिका में, कौन सी कोशिका में? जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन इस विधि से होता है। आपने पूछा मास्टर जी इस विधि में क्या होता है? तो मास्टर जी ने बोला कि बेटा देख ये कौन? तुमने बोला सर ये है झिल्ली। किसकी झिल्ली? कोशिका की झिल्ली। मास्टर जी ने बोला तेरे को पता है ये कोशिका की झिल्ली जो है ये लचीली होती है? तूने बोला हां सर। कोशिका की झिल्ली कैसी होती है? क्या हार्ड इच होती है? सोच, क्या मृत होती है या जीवित भाग होता है? पढ़ाई पर फोकस करते रहे, एक डाउट नहीं बचेगा, कसम खाकर कह रहे, अगर ध्यान पूरा का पूरा इस पर होएगा तो। नहीं तो ध्यान तेरा अगर यहां पर होएगा, ना मैं देख रहा हूं ना कोई और देख रहा है तेरे कमेंट्स को, वेस्टेज है। इधर पहले फोकस कर, फिर मैं वहां देखूंगा। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? सोच, मृत होती है, जीवित होती है। मृत कौन था? कोशिका भित्ति थी। हार्ड कौन था? कोशिका भित्ति थी। कोशिका झिल्ली कैसी है यार? लचीली है। एक कह रहा है मृत होती है, प्राची पटेल कह रही है मृत होती है। मृत बेटा कोशिका झिल्ली नहीं, कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका में। भोंदूलाल, हाँ जी, कोशिका झिल्ली कैसी होती है? जीवित होती है। कैसी होती है? जीवित होती है। जीवित भाग है भैया, और ये मूवेबल होती है, मूव कर सकती है। अगर इसको मूव कराया जाए, याद कर प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंदर की तरफ मुड़ गई कि नहीं मुड़ गई थी कि नहीं मुड़ गई थी? हाँ सर मुड़ गई थी। क्या बोला था तूने उसको? मीजोसोम बोला था ना? हाँ सर। तो अब इमेजिन कर, तुम्हारे मास्टर जी ने 11th क्लास में क्या बताया कि बेटा देख जंतु कोशिका में इस विधि से क्या होता है? कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। आपने पूछा कैसे होता है? तो माट साहब ने बोला कि तू कोशिका झिल्ली जानता है? तूने बोला हाँ जानता हूं। कोशिका झिल्ली मूव कर सकती है? हाँ कर सकती है। तो माट साहब ने सीधा बोला देख बेटा, कैरियोकाइनेसिस होने के बाद ये कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ जाती है, इधर से अंदर की तरफ मुड़ जाती है। याद आ रहा है ऐसा कुछ बताया? और फिर ये मुड़ती जाती है, ढिचक्यू 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 ढिचक्यू, ऐसे ए और अंदर, ए और अंदर, और करते 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 कंडीशन ये हो जाती है, ये, और फाइनली ये झिल्ली फ्यूज्ड हो जाती है और ये कंडीशन हो जाती है, जिससे कोशिका द्रव्य क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। अब जरा सोच, इस पूरी कंडीशन में तेरे को क्या दरार पड़ते हुए दिखाई दे रही थी? ये अंदर की तरफ दरार, इधर से दरार, दरार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इधर से इधर से इधर से इधर से बढ़ती जा रही है। क्या होती जा रही है? दरार पैदा हुई और ये दरार अंदर की तरफ अंदर की तरफ अंदर की तरफ अंदर की तरफ बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, और बढ़ते 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 कहानी ये हो गई, फाइनली ये कहानी हो गई, कोशिका द्रव्य बट गया। ये बताया हमारे मास्टर जी ने, हमको भी यही बताया था जब हम 11th क्लास में थे, बिल्कुल यही बताया था। लेकिन जब नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमारे मास्टर जी थोड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे से पढ़ाया उन्होंने। बोला बेटा देख, कहानी सारी उन्होंने जो बताई है बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही बताया उन्हें कि एक दरार पड़ रही है और वो दरार अंदर जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, और कोशिका द्रव्य को फाइनली डिवाइड कर दिया। लेकिन ये दरार पड़ी कैसे? ये दरार ला कौन रहा है? ये दरार पैदा कौन कर रहा है? ये अंदर की तरफ मुड़ कैसे गई है? पूछोगे ना कि सर ये अंदर की तरफ मुड़ कैसे गई? अंदर कौन था ऐसा जिसने मोड़ दिया? हाँ, मीजोसोम की तरह, है ना। अब आप पूछोगे सर आप क्या अलग बताओगे? है, आइए हम थोड़ा सा अलग, अलग तो नहीं, थोड़ी सी एक्चुअलिटी पर आते हैं कि आखिर ये मुड़ कैसे गई। क्वेश्चन तो यही खड़ा हो रहा है कि सर ये तो हमारे मास्टर जी ने भी बता दिया कि अंदर की तरफ ये दरार पैदा हो रही है, लेकिन ये दरार पैदा कैसे हुई? कौन पैदा कर रहा है ये दरार? तो आइए फोकस करिएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा। जंतु कोशिका में जब कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, उसके बाद में आगे बढ़ने से पहले आप में से कितने बच्चों को ये वर्ड याद है? कोशिका कंकाल। किसी बच्चे को याद है कोशिका कंकाल? हाँ सर, याद है कोशिका कंकाल किसने बनाया था? अरे वेल डन काजल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया विकास कुमार, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, कितने बच्चों को याद है कोशिका कंकाल? हाँ सर कोशिका कंकाल याद है। सोच, कोशिका कंकाल का निर्माण किसने किया था? दो संरचनाओं ने, याद कर, कुछ नलिका की तरह थी, कुछ तंतु की तरह थी। क्या नाम था उनका? सर सूक्ष्म नलिका और सूक्ष्म तंतु। याद आ रहा है? सूक्ष्म नलिका
और कौन थी? सूक्ष्म तंतु। हाँ जी, याद आ रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट। ये भी याद आ रहा होगा कि ये माइक्रोट्यूब्यूल किससे बनी हुई थी? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। और ये किससे बना हुआ था? माइक्रोफिलामेंट किससे बना हुआ था? एक्टिन प्रोटीन से। याद है? जी याद है। हाँ सर याद है, ये पढ़ा हुआ था। ट्यूबुलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल, यानी ट्यूबुलिन प्रोटीन सूक्ष्म नलिका बना रहा था, एक्टिन प्रोटीन सूक्ष्म तंतु बनाता है। हाँ सर याद आ रहा है, याद आ रहा है? हाँ सर याद आ रहा है। तो भाई और कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। क्या? ये सूक्ष्म नलिका और ये सूक्ष्म तंतु, ये दोनों कोशिका के कंकाल इस तरीके से लग जाते हैं। ये जो मैं बना रहा हूं ये कौन है? ये है सूक्ष्म नलिका और सूक्ष्म तंतु का जाल है। और ये सूक्ष्म नलिका सूक्ष्म तंतु जो है ये इस तरीके से, फोकस करना है यहां पर, इस तरीके से एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? एक रिंग का। रिंग समझ में आता है ना, वलय। एक रिंग बना रहे हैं जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? वलय बोलेंगे। ठीक है सर, एक रिंग बना दी है। रिंग दिख रही है तेरे को? इतनी सी बात पल्ले पड़ गई, दिमाग में घुस गई, रिंग सी बन रही है। हाँ सर, छल्ला सा बन रहा है। रिंग भी ना समझ में आए, वलय भी ना समझ में आए तो छल्ला याद रख। ठीक है सर, एक छल्ला सा बन रहा है। और ये छल्ला जो है ये किसका है? सर ये सूक्ष्म नलिकाएं और सूक्ष्म तंतुओं का एक छल्ला सा बन गया है। ये एक रिंग सी बन गई है। अब आप मुझे बताइए इस रिंग के किनारे किससे जुड़े हुए हैं? सोच, ये जो रिंग जो बनी है, इस रिंग के किनारे किससे जुड़े? ये रिंग यहां पर किससे जुड़ी हुई है? कोशिका झिल्ली से। यहां पर किससे जुड़ी हुई है? सर कोशिका झिल्ली से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब इस रिंग को नाम दिया गया, इस रिंग को, इस छल्ले को जो इससे बना हुआ है, जो इनसे बना हुआ है, इन दोनों से बना हुआ है, इस रिंग को नाम दिया गया था, इस छल्ले को नाम दिया गया था मिड बॉडी। हिंदी में बोला था मध्य काय। तो मिड बॉडी, मध्य काय क्या था दोस्त? मिड बॉडी या मध्य काय एक रिंग है, एक वलय है, एक छल्ला है। किसका? सूक्ष्म नलिका और सूक्ष्म तंतुओं का। ठीक है, जिसके किनारे यहां पर इस झिल्ली से और यहां पर इस झिल्ली से जुड़े हुए हैं। अब प्रभु आप मुझे बताना सोच समझकर, ये संरचनाएं जो हैं ये है संकुचनशील संरचना। ये जो रिंग जो बनी है ना, ये रिंग, ये है संकुचनशील संरचना। कैसी है? संकुचनशील। संकुचनशील का मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब इतना तो पल्ले पड़ता है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, जो संकुचन कर जाए, प्रकुंचन कर जाए, अजी सिकुड़ जाए। अब आप मुझे बताइए, अगर ये यहां से सिकुड़ेगी और यहां से सिकुड़ेगी तो किसको अपने साथ ले आएगी? दिमाग लगा। अगर ये यहां से सिकुड़ेगी तो इस झिल्ली को अंदर की तरफ लाएगी, यहां से सिकुड़ेगी तो इस झिल्ली को अपने अंदर अंदर, अजी अंदर, अबे आना अंदर, लाएगी कि नहीं लाएगी? हाँ सर लाएगी। तो जरा सोच, ये कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, हो जाएगी, और कॉन्ट्रैक्शन करेगी और अंदर जाती जाएगी, और कॉन्ट्रैक्शन करेगी और अंदर जाती जाएगी। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग थी, ये मिड बॉडी थी, ये मध्य काय था, ये रिंग थी जो इनसे बनी हुई थी, जो क्या पैदा कर रही थी? दरार पैदा कर रही थी। और इसी के कॉन्ट्रैक्शन से ही ये प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ जाती है, और मुड़ने के उपरांत फाइनली अंदर आती जाती और लास्ट में फ्यूज्ड हो जाती है, जिससे कोशिका द्रव्य क्या हो जाता है? बट जाता है। हाँ जी सर, संकुचन नहीं, संकुचन बिंदु का ध्यान दिया कीजिए। आप हमेशा गलत लिखते हो बिंदु वाली शब्द। ठीक है प्रभु, ओके विशाल।
वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। बोल, मीनिंग समझ गया तू बेटा? संकुचन है बेटा, संकुचन। मेरी हिंदी में मिस्टेक हो गई होगी। बोल मेरे भाई, बोलो, मीनिंग आ गया, समझ में आ गया? सर लिखना भी है बेटा, जो तूने लिखना है ना वो सब कुछ मैंने यहां पर लिखा हुआ है, सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ, तेने कुछ नहीं लिखना है। हाँ, जो ये मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं ना, इनको जरूर लिख लेना। ये मैंने नोट्स में नहीं लिखी है दोस्त। अब मैं आपको एक और चीज क्लियर, अगर मैं सब कुछ चीजें लिख दूंगा तो तू क्या लिखेगा? सर पका पकाया दे दो ना सर, सब कुछ दे दो ना, खुद ही सब कुछ कर दो ना, तो क्या करेगा फिर? हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो खुद नोट्स भी तो बनाना जरूरी होता है ना। जो तू तेरे को नोट्स दे रहा हूं, उन्हीं नोट्सों में ये चीजों को ऐड करके लिखेगा। बोल, क्या इसमें कोई 3D एनिमेशन की जरूरत है? मैंने तेरे दिमाग में 3D एनिमेशन डाल दिया यार। सोच सोच, यहां से एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनी और वो रिंग सिकुड़ रही है। जो रिंग यहां पर प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ी हुई थी, वो रिंग सिकुड़ेगी तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली अंदर आती जाएगी। अब आप मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए, ये जो विधि जो थी ये अपकेंद्री थी या अभिकेंद्री थी? हाँ भाई, जल्दी से मुझे बताइएगा, ये विधि जो है ये आपको अपकेंद्री लग रही है या अभिकेंद्री लग रही है? बताओ, इज इट सेंट्रीपिटल के सेंट्रीफ्यूगल? सर इन वर्ड का मीनिंग क्या है? चलो, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल और इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, जब सेंटर से परिधि की तरफ जाते हैं, जब परिधि से सेंटर की तरफ आते हैं। अब सेंटर मतलब केंद्र, इतना तो कॉमन सेंस लगा सकता है ना। सेंटर मींस केंद्र, परिधि मींस किनारा। तो ये बोर्ड है, इस बोर्ड का किनारा है। किनारे से अगर मैं सेंटर की तरफ आया तो अभिकेंद्री, सेंटर से मैं किनारे की तरफ गया अपकेंद्री। तो अब आंसर तुम ही बताओगे। बताओ ये विधि कैसी है, जल्दी से बताओ ये विधि कैसी है? क्या ये अपकेंद्रीय है या अभिकेंद्रीय है? आंसर आप सभी ने बिल्कुल सही दिया है, ये अभिकेंद्रीय है। ठीक है, और एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि दोस्त, हिंदी का एग्जाम देने आया नहीं है तू। देख, मेरी बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या मेरी कभी दूर नहीं हो रही है। हो सकता है आप में से भी किसी की होगी। मेरे को यार ये मात्राएं ना, मात्राएं इनका बड़ा झोल रहता है। ई बड़ी ई, छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ये हमेशा मेरे साथ झोल रहता है। तो इसके लिए मैं एडवांस में ना पहले से ही आपको बोल दूं कि अगर मेरी मात्रा में अगर कहीं मिस्टेक है तो हमको माफ कर देना दोस्त। ये हमारी बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक होती है और मैं जानता हूं, और मैं जितना सुधारने की कोशिश करता हूं उतनी बिगड़ती जाती है, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, बायो पढ़ा रहा हूं, फील करा रहा हूं, दिमाग चलवा रहा हूं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, टॉपिक को समझना है। ठीक है, बाकी हिंदी में आप लोग दुरुस्त हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मेरी खुद की मम्मी जो हैं वो हिंदी की प्रोफेसर हैं और मैं इतना कुटा हूं ना, कसम से इतना कुटा हूं जितने आप कभी कुटे नहीं होंगे। मैं इतना कुटा हूं अपनी मम्मी से। क्यों? क्योंकि मम्मी खुद टीचर, प्रोफेसर, और बालक जो है फेल हो रहा है हिंदी में। तो सोच सकते हो तुम कितनी पिटाई होती होगी। ठीक है, सो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। सो ये विधि कैसी होती है? अपकेंद्रीय होती है, सेंट्रीपिटल होती है, यानी कहां? किनारे से सेंटर की तरफ हो रही है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, इस विधि में कोशिका द्रव्य का विभाजन कहां से स्टार्ट हुआ? बीच में से कि किनारे से?
किनारे से सेंटर की तरफ आ रही है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपीटल। बोलिए। हाँ ठीक है, हाँ कसम से अब मैं देखो, अब ज्यादा भी नहीं चीजें बतानी चाहिए ना यार, फिर है ना। कसम से मैं 10th में ना हिंदी में फेल होते होते बचा था, कसम से, बस कुछ 1-2 नंबर का ही हो गया था फेल ही था हिंदी में भैया। चलो ओके, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। सर टीलोफेज में तो कोशिकांग थे, वो कहां गए? एक मूवी आई थी शोले, शोले एक मूवी आई थी, उसमें एक डायलॉग था, पता नहीं कौन से हीरो थे, उन्होंने बोला था आधे पुलिस वाले इधर, आधे पुलिस वाले इधर जाएंगे। याद आ रहा है ऐसा कुछ डायलॉग अगर शोले में? तो बेटा आधे कोशिकांग इधर चले गए, आधे कोशिकांग इधर चले गए, बंटवारा हो गया किसका? कोशिकांग का। कुछ सिलेक्टेड बच्चे हैं जो जानबूझ के क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे अनिल कुर्मी, जिसको मैं बार बार ना जाने कितनी बार मैं बोल चुका हूं मत किया कर। हर बैच में कुछ सिलेक्टेड बच्चे आते हैं जिनका नाम मेरे को याद हो जाता है फाइनली, जो रेगुलर, सर 3 दिन में एक चैप्टर खत्म कर दो, सुपरमैन है बेटा हम, और आप आयरन मैन हो, है ना। चलो, सो आई होप यहां तक की चीज समझ में आ गई। ये था बेटा हमारा कौन सा? कोशिका खांच विधि। अब इसी चीज को इस डायग्राम में देख, ये डायग्राम जब तू देखेगा इस डायग्राम को, तो इस डायग्राम में तेरे को क्या चीज दिखाई देगी? इधर देख, फोकस करना है यहां पर। ये एक सेल है, एनिमल सेल है, और इसके अंदर ये कोशिका झिल्ली है, और यहां पर तेरे को एक रिंग दिखाई दे रही है। हाँ सर, इस रिंग को देख, यहां पर क्या लिखा हुआ है? माइक्रोफिलामेंटस रिंग दिख रही है। ये रिंग फिर कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रही है। हाँ, एक फरो, एक दरार पैदा हो रही है। हाँ जी, और फाइनली कोशिका द्रव्य क्या हो गया? विभाजन। बस सिंपल सा ये डायग्राम दे रखा था। कोशिका प्लेट विधि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना सा हिंट दे देता हूं। पादप कोशिका में कोशिका प्लेट विधि में क्या हुआ था? अब जरा सोच, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति है। सर इस पादप कोशिका में भी तो यही हो सकता था कि यहां पर एक रिंग बन जाती, मैंने कहा यहां पर भी एक रिंग बन जाती, फिर वो रिंग सिकुड़ती। बेटा रिंग अगर सिकुड़ती, क्या कोशिका भित्ति अंदर मुड़ पाती? अरे कोशिका भित्ति दृढ़ होती है, हार्ड होती है, मोटी होती है। क्या कोशिका भित्ति अंदर मुड़ पाती? नहीं मुड़ पाती। और यही चीज तेरी एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है। क्या कि ये कोशिका भित्ति जो होती है, ये कोशिका भित्ति हार्ड होती है, अंदर मुड़ नहीं पाती है, इसीलिए दूसरी विधि पादप कोशिका में होती है जिसका नाम होता है कोशिका प्लेट विधि। अब इस विधि में क्या हुआ था? याद कर, कोशिका चैप्टर में पढ़ा था। क्या हुआ था इस विधि में? सर बीच में, यहां पर सेंटर में कुछ कोशिकांग इकट्ठे हुए थे। कौन से कोशिकांग थे? सर गोल्जीकाएं, सर सूक्ष्म नलिकाएं, सर अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका, तीनों को मिलाकर क्या बोला था? फ्रेगमोप्लास्ट। याद आ रहा है? फिर वो फ्रेगमोप्लास्ट सेंटर से परिधि की ओर बढ़ते गए थे, फाइनली क्या बना दिया था? एक प्लेट बना दी, जिसको हमने क्या बोला था? मध्य पटलिका। फिर इस मध्य पटलिका से कोशिकांग जब आधे इधर जा रहे थे, तो गोल्जीकाय ने क्या निकाला था? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट क्या बना दी थी? मिडिल लेमिला। याद है? फिर इधर की तरफ गोल्जीकाय आ गए, इधर की तरफ गोल्जीकाय ने फिर स्त्रावित क्या करी थी? प्राथमिक भित्ति, और फिर द्वितीय भित्ति। द्वितीय भित्ति कहां बनी थी? अंदर की तरफ। ये सब पढ़ा चुका हूं, सब सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको पढ़ा चुका हूं। बोलिए, ये था आपका क्या? साइटोकाइनेसिस। इतना सा था क्या बेटा आपका साइटोकाइनेसिस? ये वाला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बोलिए जनाब, यहां तक की बात में किसी को कोई कंफ्यूजन है?
हाँ, एक बिंदु बस इतना सा। ये विधि जो होती है ये कैसी होती है, जरा ये जल्दी से सोच समझकर मुझे बता दीजिए। ये सेंटर से परिधि की तरफ होएगी कि परिधि से सेंटर की तरफ होएगी? तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं इस विधि में कोशिका के सेंटर में क्या बना था? फ्रेगमोप्लास्ट। फिर वो फ्रेगमोप्लास्ट सेंटर से होता हुआ परिधि की तरफ गया था, तब बनी थी क्या? सेल प्लेट। क्या बनी थी? प्लेट बनी थी। तो जरा सोचिए ये विधि कैसी थी? ये सेंट्रीफ्यूगल है कि सेंट्रीपीटल है? सर ये सेंट्रीफ्यूगल है, अपकेंद्री है। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। बोलिए, डन? चलें आगे। सर क्लीवेज नहीं समझ में आया। क्लीवेज का मतलब दरार होता है बेटा। सर डेस्मोसोम्स क्या है? कोशिका वाले चैप्टर में तेरे को बता दिया था, जंतु कोशिका के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको हम डेस्मोसोम्स बोलते हैं। चल आगे बढ़े, आइए। ये हो गई हमारी कौन सी विधि? साइटोकाइनेसिस। अब इसके बाद आपकी एनसीईआरटी में ये दे रखा है बिंदु, और इस बिंदु को समझना है। यहां पर आइए समझते हैं यहां पर ये लाइनें क्या लिखी हुई हैं एनसीईआरटी में, और वो जो टॉपिक जो छूट गया था, जो मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगा, कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये अब यहां पर आएगा। कौन सा? ये वाला टॉपिक जो है, ये वाली जो चीज रह गई थी ना, इसको अब मैं यहां पर बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जब तक समसूत्री विभाजन नहीं पढ़ लेंगे तो वो वाली चीज समझ में नहीं आएगी, और साथ साथ ये वाली चीज जो यहां पर लिखी हुई है ये तभी समझ में आएगी जब मैं आपको एक चीज क्लियर करूंगा। आइएगा, जरा फोकस करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में कुछ पूछने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। हर चीज की जरूरी नहीं है सर इसकी खोज किसने करी, उसकी खोज किसने करी, सर शेल प्लेट की खोज किसने करी, सर शेल फरो की खोज किसने करी। जहां जरूरत होगी वहां पर बता देंगे, जहां जरूरत नहीं है वहां पर नहीं बताएंगे। ठीक है? अब जैसे तू अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेगा, ये अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने करी, अर्धसूत्री विभाजन को डिटेल में किसने बताया, अर्धसूत्री विभाजन शब्द किसने दिया? कोई नहीं तेरे से पूछ रहा। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था, पहले पूछा गया था, अर्धसूत्री विभाजन शब्द किसने दिया, वो मैं तेरे को जरूर बता दूंगा। लेकिन अगर तेरे को खोज भी चाहिए तो वो भी बता दूंगा, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सिमिलरली साइटोकाइनेसिस की खोज किसने करी, ये वाली विधि की खोज किसने करी, ये वाली विधि की खोज किसने करी, ये वाली विधि की खोज किसने करी, कोई कुछ नहीं पूछने वाला है। मेन चीज क्या पूछने वाला है? भैया पादप कोशिका में किस विधि से होता है, जंतु कोशिका में किस विधि से होता है, बस ये पूछा जाएगा। इधर फोकस करना। यहां पर जो चीज लिखी है उसको समझने से पहले आप मुझे बताइएगा, आपको द्विगुणित अगुणित शब्द सभी को याद है? बताइए जल्दी से, क्या आपको द्विगुणित अगुणित शब्द सभी को याद है? बोलो 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 जल्दी से। क्या आपको द्विगुणित अगुणित सभी को ये शब्द याद है? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सभी को याद है, सभी को पता है? चलो आप मुझे बताइए, जंतुओं की अगर मैं बात करता हूं, एनिमल्स की अगर मैं बात करता हूं, तो ज्यादातर एनिमल्स जो होते हैं, ज्यादातर उनका शरीर कैसा होता है? ज्यादातर जो होते हैं उनकी बॉडी जो होती है, उनका शरीर जो होता है, उनकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है? द्विगुणित होती है कि अगुणित होती है? तो याद रखना, ज्यादातर जो एनिमल्स जो होते हैं, ज्यादातर एनिमल्स जो होती है, उनकी बॉडी जो होती है, उनकी शरीर जो होता है वो कैसा होता है? द्विगुणित होता है। मतलब उनके शरीर, सपोज ये मेरा शरीर है, या मान ले अनिल कुर्मी का शरीर है ये, ठीक है, जिसको हर चीज में दिक्कत होती है, ठीक है। अब उसकी बॉडी के जो सेल्स जो हैं, अनिल कुर्मी की या तुम्हारी, मेरी, हम सभी की, ये बॉडी की जो सेल्स है ना, ये कैसी हैं बेटा? द्विगुणित है। द्विगुणित क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी बालक को नहीं पता है तो क्लासेस पूरी अटेंड कर लेना। बैकलॉग सीरीज जो है, हालांकि वो परसों होएगी, लेकिन उसमें सेल चैप्टर जो पढ़ाया गया वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ भाई, सो ज्यादातर जंतु जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा जी? डिप्लॉइड होते हैं, द्विगुणित होते हैं। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल। प्रबल धाकड़ को इमीडिएटली क्लास से ब्लॉक कर दिया जाए
7-8 दिन के लिए। भैया करना इसको कर दो, प्रबल धाकड़। हाँ जी, नेक्स्ट इधर देखिएगा, एनिमल्स के बाद हम बात करते हैं प्लांट्स की, पादपों की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? पादपों की बात करते हैं। बेटा पादप जो होते हैं उनका शरीर ज्यादातर कैसा होता है? तो याद रखना दोनों प्रकार के होते हैं। पादप जो होते हैं दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे जब आप चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा, वनस्पति जगत, तो आपको पता लगेगा हम 5 प्रकार के पादप पढ़ते हैं। जो ड्रॉपर है उनको याद होगा, जो नहीं है ध्यान से सुन लो। हम 5 प्रकार के प्लांट्स होते हैं, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। क्या 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 क्या? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये 5 प्रकार के जब हम पादप पढ़ेंगे तब आपको पता लगा वहां पर कि कुछ यानी 50% मान लेते हैं, 40-50% इस तरीके से मान लेते हैं। कैसे होते हैं? शरीर जो होता है इनका, पादपों का शरीर जो होता है 40-50% का कैसा होता है बेटा जी? अगुणित होता है। और बाकी का कैसा होता है? द्विगुणित होता है। सर लगे हाथ ये भी बता दो, अपने नोट्स में जरूर लिख लेना, अगुणित किसका शरीर होता है? अगुणित शरीर किसका होता है? लिख लेना, थैलोफाइट्स का। किसका होता है? थैलोफाइट्स का होता है। और किसका होता है सर? ब्रायोफाइट्स का होता है। ठीक है, जबकि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो होते हैं इनकी बॉडी कैसी होती है बेटा जी? याद रखना, द्विगुणित होती है। ये याद रखिएगा, भूलना जाइएगा। कौन? थैलोफाइट और ब्रायोफाइट जो होते हैं इनका मुख्य पादप शरीर जो होता है, मेन बॉडी जो होती है वो कैसी होती है? अगुणित होती है। जबकि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो होते हैं इनकी बॉडी कैसी होती है? द्विगुणित होती है। याद रखिएगा, मेन बॉडी। ठीक है, याद रखना, भूल ना जाइएगा। अब आप मुझे बताइएगा, यही बताया ना 40-50%। आधे अगुणित होते हैं, आधों का शरीर कैसा होता है? द्विगुणित होता है। अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, इनकी बॉडी में इस तरीके से दिखा देता हूं। सपोज ये बॉडी है और ये कैसी है? अगुणित है। यानी इस बॉडी की सेल्स कैसी हैं? अगुणित है। जबकि इन बॉडी की सेल्स कैसी है? द्विगुणित है। अब यहां पर 2 कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं वो जरा ध्यान से सुनिएगा, और जो बातें कर रहे हैं हमको कोई लेना देना नहीं है तुमसे, सच्ची कह रहे हैं। द्विगुणित है इनकी बॉडी, द्विगुणित है ज्यादातर जंतुओं की बॉडी। ज्यादातर जंतुओं की बॉडी भी कैसी होती है? द्विगुणित होती है। यहां पर मिक्स्ड है, कुछ पादप अगुणित भी है, कुछ द्विगुणित भी है। चलो सर, इतने सा कंसेप्ट समझ में आ गया। अब सबसे पहले हम इनकी कहानी देखते हैं। इधर देखना, सबसे पहले हम किसकी कहानी देखेंगे? इनकी। किसकी? इन जंतुओं की और इन पादपों की। अगर तरीके से एक एक चीज ध्यान से सुनेगा, सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे, कुछ भी दुविधा नहीं रहेगी। लेकिन अगर ध्यान से सुनेगा तब ना। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? इन जंतुओं की बात करते हैं। इन जंतुओं की यानी तेरी मेरी हम जंतुओं की बात करते हैं, और इन पादपों की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि देख बेटा, मैं भी द्विगुणित, ये पादपों का शरीर भी द्विगुणित है ना। मैं भी क्या? द्विगुणित। ये पादप भी क्या? द्विगुणित। तो आइए पहले सबसे पहले उन शरीर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन हम किसकी बात कर लेते हैं? उन शरीर की बात कर लेते हैं। ऐसे शरीर की बात कर लेते हैं जो कैसे हैं? द्विगुणित है। ऐसे शरीर की बात कर लेते हैं जो कैसे हैं? द्विगुणित है। ठीक है, आइएगा ध्यान से सुनिएगा। देख, सपोज मान ले ये एक नर है, ठीक, ये एक मादा है, ठीक, ओके। ये नर का लैंगिक अंग है, ये मादा का लैंगिक अंग है, ठीक। शरीर की कोशिका कैसी है गुरु? सर शरीर की कोशिका द्विगुणित है, 2n है। इधर फोकस करना बेटा, टोटल फोकस इधर, जिनका नहीं है, जो कमेंट बाजी कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं रहेगा, सच्ची कह रहे हैं। ये शरीर की कोशिका कैसी हैं? सर द्विगुणित हैं। यहां पर शरीर की कोशिका कैसी होंगी? यहां पर भी द्विगुणित होंगी। चलो सर आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये भी द्विगुणित, ये भी द्विगुणित।
तो ये जो जनन अंग जो होंगे, ये मान लो ये जनन अंग है, ठीक है। जनन अंग की जो कोशिकाएं वो भी कैसी हैं, द्विगुणित है। अब नर का जनन अंग कौन होता है, आप जानते हैं, वृषण बोल देते हैं, और मादा का क्या बोलते हैं, अंडाशय बोल देते हैं। ठीक है सर, हमारी बात कर लेते हैं, जंतुओं की बात कर लेते हैं, उन जंतुओं की जिनका शरीर द्विगुणित है, उन पादपों की जिनका शरीर द्विगुणित है। आप मुझे बताइए, लैंगिक जनन करने के लिए क्या बनाना पड़ता है? ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है यार, 10वीं कक्षा में तुम पढ़ लिए थे। लैंगिक जनन करने के लिए क्या बनाने पड़ते हैं? युग्मक। इतनी सी बात जानते हो? लैंगिक जनन करने के लिए क्या बनाना पड़ता है? युग्मक बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। अरे रटे मत, ये चैप्टर बहुत डीप है, ध्यान से सुन ले। क्या बनाना पड़ता है? युग्मक, गैमेट, है ना। और युग्मक हमेशा अपनी लाइफ भर याद रखना, जहां जहां मैं वर्डों पर, जब जब मैं वर्ड बोल रहा हूं जो हैवी, जोर से बोल रहा हूं, उस वर्ड पर फोकस कर। युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, लिख देता हूं। युग्मक हमेशा कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। हमेशा हमेशा हमेशा, कोई एक्सेप्शन नहीं होता, कोई अपवाद नहीं है। हमेशा युग्मक कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, इस नर को अगर युग्मक बनाना है, इस मादा को अगर युग्मक बनाना है, युग्मक अगर अगुणित है, और युग्मक यहां की जनन कोशिकाओं से बनाया जाएगा, जो जनन कोशिका कैसी हैं? द्विगुणित हैं। तो बांगड़ू जरा जल्दी से सोच, इन कोशिकाओं से ये कोशिका बनाने के लिए क्या गुणसूत्रों की मात्रा, सॉरी गुणसूत्रों की संख्या आधी करनी है? सोच। इनको मुझे, जंतुओं को और इन पादपों को अगर युग्मक बनाने हैं तो दिमाग लगा, क्या गुणसूत्रों की संख्या हाफ हो रही है, क्रोमोसोम की नंबर हाफ हो रही है। ये द्विगुणित कोशिका से अगुणित कोशिका बनानी है तो क्रोमोसोम की नंबर हाफ हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना। तो कौन सा विभाजन होएगा? दिमाग लगा, जल्दी से सोच, कौन सा विभाजन होएगा? समसूत्री के अर्धसूत्री। यार इतना तो कॉमन सेंस लगा सकता है, क्या होएगा? अर्धसूत्री। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं था। चलें आगे। पक्का 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 पक्का, डन डना डन डन। इतनी सी बात पल्ले पड़ गई। ये क्या बना दिए तुमने भैया? युग्मक। चलो सर, अब ये युग्मक फ्यूज्ड होंगे। हाँ सर, ये युग्मक फ्यूज्ड होंगे, और फ्यूज्ड होने के बाद क्या बनाएंगे सर? सर ये एक द्विगुणित कोशिका बनाएंगे, जिसका नाम क्या है? युग्मनज, है ना। जायगोट है मेरे भाई। क्या बनाएंगे? जायगोट। बिल्कुल सीधी सी बात है ना। सिंपल सा था, क्या बना दिया? जायगोट बना दिया। सिंपल सा है सर। ड्रॉपर बोल रहा है सर क्या बच्चों वाली चीज बता रहे हो? रुक जा भी। डन, क्लियर है। चलो, अब ये युग्मनज क्या करेगा? अब जरा सोच, इस युग्मनज से मुझे शरीर बनाना है, इस युग्मनज से मुझे जो बच्चा पैदा करना है, या जो बच्चा पैदा होएगा, जो शिशु पैदा होएगा, ये जो अगली संतान पैदा हो रही है, अगली संतति पैदा हो रही है, बोलेंगे ना संतति? हाँ सर, अगली पीढ़ी जो पैदा हो रही है, ये कैसी बनानी है? सोच, दिमाग लगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। अरे भैया, माँ बाप अगर द्विगुणित है, माँ बाप अगर द्विगुणित है तो बच्चा भी कैसा है? द्विगुणित होएगा ना। यानी यहां पर कोशिका कैसी होगी सर? 2n होगी। जब जायगोट 2n है और इससे बनने वाला जो बॉडी है वो भी 2n है, तो द्विगुणित से द्विगुणित बनाने के लिए कौन सा विभाजन होएगा? सोच सर, समसूत्री। कौन सा विभाजन होएगा? समसूत्री। क्या इतना सा कंसेप्ट में किसी को दिमाग में कोई केमिकल लोचा हुआ? इतने से कंसेप्ट को समझने में किसी के दिमाग में कोई केमिकल लोचा हुआ? एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक दो बच्चों को हुआ होगा, उनको रिवाइज करना पड़ेगा दोस्त, मेहनत उनको ज्यादा करनी पड़ेगी। सर ये 2n कैसे हो गई? बेटा तू ना 9 किसमें जा, सेकंड क्लास में जा और सोच, n प्लस n को अगर मैं जोड़ूंगा तो 5n होगा कि 2n होगा? डन, वंस मोर। अच्छा
चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया ये, वंस मोर एक बार ही बताता हूं मैं, ठीक है। चलो सर, ये वाली बात तो क्लियर हो गई है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं था। तुम्हारे अंदर भी यही हो रहा है, हमारे अंदर भी यही हो रहा है, ठीक है। ये तो चीज समझ में आ गई, ये तो सिंपल सी बात है। अब इधर देख, अब दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन है खतरनाक। कैसी? अगर शरीर हो कैसा, जो हमने यहां पर पढ़ा, शरीर कैसा था? द्विगुणित था। अब की बार शरीर है अगुणित। सर ये किसमें मिलता है? ये वाली कंडीशन किसमें मिलती है? शरीर जो है अगुणित हो गया। देख, एक तो मैंने तेरे को बता दिया, किसमें? प्लांट्स के अंदर। सर कौन से पादपों में मिलता है? थैलोफाइट में, ब्रायोफाइट में मिलता है। सर क्या किसी जंतु में भी मिलता है? हाँ मिलता है। किस में मिलता है? तूने मधुमक्खी देखी है? हाँ सर। कौन सी मधुमक्खी? आगे चलकर तू पढ़ेगा मधुमक्खी। मधुमक्खी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो मधुमक्खी का जो छत्ता जो होता है, उस छत्ते के अंदर एक फैमिली होती है, उस फैमिली में 3 सदस्य होते हैं, 3 प्रकार के। एक का नाम होता है ड्रोन, जिसको हम ड्रोन ही बोलते हैं इंग्लिश में। एक होती है रानी मक्खी, क्वीन बोला जाता है। और एक होती है श्रमिक, वर्कर कहा जाता है। ये जो मधुमक्खियां जो होती है, इन मधुमक्खियों के परिवार के 3 सदस्य होते हैं। और इन 3 सदस्यों में से पर्टिकुलरली ये जो ड्रोन जो होता है ना, ड्रोन, ये बेटा ड्रोन, ये ड्रोन का शरीर जो होता है, ये कैसा होता है? अगुणित होता है। सर समझ नहीं आया, अभी इतनी सी बात तेरे को पल्ले पड़ी क्या? मधुमक्खी नाम सुना तूने? हाँ सर। मधुमक्खी जो होती है ना, 3 प्रकार की होती है। उनके जो छत्ता जो होता है ना, छत्ता नाम सुना होगा? हाँ सर। उस छत्ते में मधुमक्खियां 3 प्रकार की मिलती हैं। एक का नाम होता है ड्रोन, एक होती है रानी, और एक होती है श्रमिक, ठीक है। तो ड्रोन जो होती है ना, ड्रोन, उनका शरीर कैसा होता है? अगुणित होता है। डन, इतनी सी बात पल्ले पड़ गई। अब इधर आ, वापस से आ। मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं कि जब शरीर कैसा होएगा? अगुणित होएगा। अब इधर देख, अरे इधर देख, अब की बार पता नहीं किसकी सरकार, एक नर एक मादा, शरीर की कोशिका कैसी है? अगुणित। अब तू मुझे बताएगा, सोच समझकर प्रश्न का आंसर, दिमाग लगा फटाफट। शरीर की कोशिका कैसी है? सर अगुणित है। हाँ जी, लैंगिक जनन कराना है, आपने हमको आंसर देना है। ये लैंगिक जनन कराने के लिए युग्मक बनाने पड़ेंगे। बताओ मेरे बांगड़ू, युग्मक हमेशा अगुणित होते, तुमको मैंने अभी अभी यहां पर बताया, युग्मक हमेशा अगुणित है। अब आप मुझे बताएं, इस बॉडी से ये वाला युग्मक अगर बनाना है, यानी अगुणित कोशिका से अगुणित कोशिका अगर बनानी है, तो प्रभु हमको बताएं कौन सा विभाजन कराओगे? सोचो, कौन सा विभाजन कराओगे? अगुणित से अगुणित बनानी है, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनानी है। गुण सूत्रों की संख्या समान है, आधी होती है, आधी दिख रही है क्या तुमको? नहीं सर, सेम, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड। तो कौन सा विभाजन होएगा? कौन सा होएगा? सर इनमें से नर कौन है और मादा कौन है? देखो आ गया अनिल कुर्मी, कह रहा सर इनमें से नर कौन सा है, मादा कौन सी है? हाँ जी, कौन सा विभाजन होएगा? देख, ये है पर्टिकुलरली अनिल कुर्मी, जिसके अंदर दिमाग की है बहुत कमी। दिस इज अनिल कुर्मी, जिसके अंदर है दिमाग की बहुत कमी। ठीक, अच्छा लगा, मजा आया? हाँ भाई, जल्दी से मुझे बताइए यहां पर कौन सा विभाजन होएगा? समसूत्री विभाजन। क्यों? अरे भैया, गुणसूत्रों की संख्या कैसी है? समान है। ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड। कौन सा विभाजन हो गया? सर समसूत्री विभाजन हो गया है। अब अनिल कुर्मी, अब बिल्कुल भी एक शब्द नहीं आना चाहिए तेरा, चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर ले, पढ़ाई।
छित्तर पढ़ेंगे, छित्तर, अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो। हाँ जी, समझ में आ गई यहां तक की बात? ओके, चलिए अब आगे बताइए, फटाफट बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, ध्यान से जल्दी से बताइए। ये युग्मक बन गए हैं, फोकस इधर, फोकस। तुम 1 मिनट में फोकस तोड़ देते हो यार, कसम से। मैं देख ही नहीं रहा तेरी तरफ, जितने भी अभी। ये है शरीर अगुणित। फोकस कर यहां पर, मैं कैसे शरीर की बात कर रहा हूं, अगुणित शरीर की। ये शरीर अगुणित था, ये शरीर अगुणित है। सर किसका शरीर अगुणित होता है? मैंने तेरे को उदाहरण बता दिया, किसका? पादपों में थैलोफाइट्स का, ब्रायोफाइट्स का, यानी आधे से ज्यादा पादप जो होते हैं उनका अगुणित शरीर होता है। मैक्सिमम जंतुओं का ये होता है, लेकिन एक जंतु ये भी याद रख लेना, मधुमक्खी जो होती है, नर मधुमक्खी, ये याद रखना, नर मधुमक्खी जिसका नाम होता है ड्रोन, ये भी अगुणित होता है। अब इनका शरीर अगर अगुणित है और इनको अगर लैंगिक जनन करना है तो इनको क्या करना पड़ेगा? युग्मक जो पैदा करने हैं, वो पैदा करने के लिए कौन सा विभाजन करना पड़ेगा? समसूत्री। अब मुझे बताइए, युग्मक पैदा होने के बाद में क्या बनेगा? सर ये युग्मक फ्यूज हो जाएंगे, क्या बनेगा? सर जायगोट बनेगा। जायगोट जो होगा वो कैसा होएगा? द्विगुणित होएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है जनाब। जायगोट हमेशा कैसा होता है? द्विगुणित। क्यों सर? अरे बांगड़ू, जब युग्मक हमेशा अगुणित है, युग्मक जब हमेशा अगुणित है तो अगुणित अगुणित जुड़ेगा तो हमेशा जायगोट कैसा होएगा? द्विगुणित होएगा। सर डन। चलो अब आप मुझे बताइएगा, बांगड़ू सोच समझकर बताइएगा, बांगड़ू दिमाग लगाइएगा, इस युग्मनज से जो शरीर तू बनाना चाहता है, वो शरीर की कोशिका तू कैसी बनाना चाहता है? दिमाग लगा। मम्मी पापा अगुणित तो बच्चा द्विगुणित? नहीं, बॉडी तो यहां पर भी कैसी होगी? सोच, मम्मी भी अगुणित, पापा भी अगुणित, तो जो बच्चा होएगा उसका शरीर कैसा होएगा? वो भी सर अगुणित होएगा। लेकिन सर जी यहां पर युग्मक तो द्विगुणित था। इस द्विगुणित युग्मक से आप अगुणित शरीर कैसे बनाओगे? पूछोगे ना, सर ये युग्मक द्विगुणित था, इससे ये बॉडी अगुणित कैसे बन जाएगी? सोच, दिमाग लगा। अगर इस युग्मक में अर्धसूत्री विभाजन हो जाए, कौन सा विभाजन हो जाए? अर्धसूत्री विभाजन हो जाए। कौन सा विभाजन हो जाए? अर्धसूत्री विभाजन हो जाए तो इमेजिन कर, द्विगुणित से अगुणित कोशिका बनेंगी कि नहीं बनेंगी? डन। अजी डन डना डन डन, अजी समझ में आया? अजी बताओ। अब जरा 2 इंग्लिश के वर्ड और सुन ले, फिर आगे बढ़ते हैं। देख इधर, मैं तुमसे प्रश्न पूछूंगा। देख, एक वर्ड लिखा हुआ है जायगोटिक मियोसिस, एक वर्ड है जायगोटिक माइटोसिस, एक है गैमेटिक माइटोसिस, एक है गैमेटिक मियोसिस। सर हिंदी में, बेटा हिंदी में ले। युग मनजीय अर्धसूत्री विभाजन। युग्मनजीय समसूत्री या सिंपल सूत्री, समसूत्री लिख देते हैं, समसूत्री विभाजन। युग्मकीय समसूत्री विभाजन, युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन। बताओ जनाब, यहां पर ये वर्ड मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है? सर हिंदी में बताओ। चल, हिंदी में लिख दिए बेटा, हिंदी में भी लिख दिए, इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, ठीक है? चलो,
अब बताइए, फटाफट मुझे बताइए, इस कंडीशन में, ये वाली जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी जहां पर शरीर कैसा था, द्विगुणित था, इस कंडीशन में देख लो, एक बार इसको देख लो और मुझे बताओ फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में से कौन सी कंडीशन को मैं यहां पर लिखूंगा आपके सामने। ये है कंडीशन, इन दोनों में से कौन सा वर्ड यूज में लूं, फर्स्ट लूं कि सेकंड लूं। देखिए यहां पर दिमाग लगा, यहां पर युग्मक बनाने के लिए मियोसिस हो रहा था कि माइटोसिस हो रहा। सर युग्मक बनाने के लिए, युग्मक बनाने के लिए, गैमेट बनाने के लिए, माफ करना, गैमेट बनाने के लिए, युग्मक बनाने के लिए समसूत्री हो रहा था कि अर्धसूत्री होता। सर युग्मक बनाने के लिए, इधर 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 कहां गया, जायगोटिक माइटोसिस कहां गया, जायगोटिक माइटोसिस, हाँ जायगोटिक माइटोसिस और गैमेटिक मियोसिस। हाँ, युग्मक बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था कि समसूत्री हो रहा था। यहां पर देख, इधर देख, वापस से देख, इधर देख, युग्मक बनाने के लिए, ये युग्मक बनाने के लिए अर्धसूत्री हो रहा था कि समसूत्री हो। सर युग्मक बनाने के लिए अर्धसूत्री हो रहा था, और युग्मनज में कौन सा हो रहा था, युग्मनज में समसूत्री हो रहा था। युग्मनज में कौन सा हो रहा था सर, समसूत्री हो रहा था, और युग्मक बनाने के लिए अर्धसूत्री हो रहा था। तो इस कंडीशन के लिए ये टर्म यूज में ली जाएंगी। क्या तू ये याद रख सकता है? नहीं आया? वापस से देख बेटा, युग्मक बनाने के लिए, ये युग्मक तेरे को दिख रहे हैं, ये युग्मक बनाने के लिए कौन सा विभाजन है, अर्धसूत्री, और जो युग्मनज है उसमें कौन सा हो रहा है, समसूत्री। अब इधर देख, युग्मनज में समसूत्री विभाजन हुआ, और युग्मक बनाने के लिए क्या हुआ, अर्धसूत्री हुआ। अब इस कंडीशन पर आ, युग्मक बनाने के लिए समसूत्री, युग्मक बनाने के लिए समसूत्री, हाँ सर, और युग्मनज में क्या हुआ सर, इस युग्मनज में हुआ अर्धसूत्री, युग्मनज में हुआ अर्धसूत्री। तो ये वाली कंडीशन किसके लिए होती है, याद रखना, लिख लेना अपनी कॉपी में, ये वाली कंडीशंस उन शरीर के लिए होती है जब शरीर कैसा होता है, अगुणित होता है, और ये वाली कंडीशंस हमारे लिए होती है। याद रखना है, ये वाली कंडीशंस किसके लिए होती है बेटा, भूलना जाना। ये वाली कंडीशंस जब शरीर कैसा था, अगुणित था, ये वाली कंडीशंस किसके लिए, जब शरीर कैसा था, द्विगुणित था। बोल मेरे भाई, इतनी सी बात तेरे को समझ में आई? ये वाली कंडीशंस, ये वाली जो किस में मिल रही थी, यहां पर लिख देता हूं, ये वाली कंडीशंस किस में मिल रही थी, सर पादपों में मिल रही थी, और कुछ जंतु, कौन से, पर्टिकुलरली मधुमक्खी। बोल मेरे भाई, क्या ये बात याद रहेगी? बोलो बोलो, इतनी सी बात याद रहेगी? भूलेंगे तो नहीं, याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं, डंडना डंडन, चलें आगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का? ठीक है, अब आजा उस वर्ड पर जो मैंने बोला था, यहां पर बताऊंगा, पढ़ इसको, पढ़ो इसको, पढ़ो 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 पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। प्राणियों में सूत्री, सूत्री का मतलब यहां पर क्या है बेटा, समसूत्री। याद रखना, कई बार ये हिंदी का ये वर्ड समझ में नहीं आता, जब आप इसको इंग्लिश में देखोगे तो माइटोसिस लिखा हुआ है ना। प्राणी मींस एनिमल्स, एनिमल्स में समसूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कायिक कोशिका में ही दिखाई देता है। हालांकि कुछ अपवाद है, हैप्लॉइड अगुणित कोशिका भी मिलता है। किस में मिलता है, नर मधुमक्खियों में मिलता है। इसके अलावा
सूत्री विभाजन यानी समसूत्री विभाजन अगुणित और द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में मिलता है। किसमें? पादपों में, क्योंकि आधे अगुणित वाले हैं, आधे द्विगुणित वाले हैं। बोलिए। हाँ मैगी, हनी बी में पार्थेनोजेनेसिस होता है, लेकिन उस पार्थेनोजेनेसिस से जो कोशिका बनती है फिर उसका विभाजन किससे होता है? समसूत्री से। हाँ तो शिवम 57 उनको करना है, पीछे उसके आंसर दिए उनको करना है। हाँ जी चल डन, क्लियर है ये वाली चीज, समझ में आ गया? सर सूत्री विभाजन का महत्व नहीं बताया। अबे चंपट, पहले ये तो पढ़ ले फिर उसके बाद वो अगला टॉपिक आ रहा है। हाँ सर इसके बाद वाली लाइन समझ में नहीं आई क्या? पादपों में पीढ़ी एकांतरण। हाँ सर ये चीज समझ में नहीं आई, ये कब आएगी? साफ साफ तेरी एनसीईआरटी ने बोल रखा है ना, कब आएगी? जब 11वीं कक्षा का तीसरा चैप्टर पढ़ेगा जिसका नाम है वनस्पति जगत, वहां पर जब तू पढ़ेगा पीढ़ी एकांतरण तब वहां पर क्लियर होएगा। अब हमारी एनसीईआरटी में ना झोल है क्या, इधर की चीज इधर डाल दी, इधर की चीज इधर डाल दी तो पगला जाता है बालक। अब सीधी सी बात है, कोई नया नया बच्चा 11th क्लास में आया, 11th क्लास में आते ही उसने एनसीईआरटी खोलकर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो तो पगला जाएगा, कहेगा है ये क्या होता है पादपों में पीढ़ी एकांतरण। बेटा ये तीसरे अध्याय में पढ़ेगा वनस्पति जगत में, वहां पर तेरे को बताऊंगा कि एक शरीर कैसा होता है, अगुणित होता है, तो उसके बाद उसी के ही जीवन चक्र में एक और पीढ़ी आती है जो कैसी होती है? द्विगुणित होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं। तो ये आएगा, टेंशन ना लेना, ठीक है। सर कायिक का मतलब क्या होता है? देख बेटा, एक होता है जननीय भाग और एक होता है कायिक भाग। तेरी आंखों की, बालों की, त्वचा की ये कोशिका कैसी है? क्या ये जननीय कोशिका है, जनन से संबंधित है, या ये वृद्धि करने वाली कोशिका है? सर वृद्धि करने वाली कोशिका है ना। तो ऐसी कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका। अब जिसमें एक सिंपल से एग्जांपल पूछता हूं, तने की कोशिका, जड़ों की कोशिका, तने की कोशिका, जड़ों की कोशिका, पत्ती की कोशिका, क्या ये जनन कोशिका होंगी? या पुष्प की कोशिका, जो पुष्प की कोशिकाएं होंगी वो जननीय कोशिका होंगी? सोच, एक लैंगिक जनन कौन सा, एक पेड़ के अंदर लैंगिक जनन वाला भाग कौन सा होता है? पुष्प होता है ना। तो जरा सोच, एक होता है कायिक भाग और एक होता है जननीय भाग। कायिक भाग वो जो वृद्धि से संबंधित है, जननीय भाग वो जो जनन से संबंधित है। डन। चले, सो ये वाला बिंदु था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि बेटा पादपों में अगुणित और द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में होता है, लेकिन जंतुओं में सभी में द्विगुणित कोशिका में। अरे भैया ज्यादातर जंतु कैसे हैं? द्विगुणित है। अपवाद याद रख लेना, जैसे नर मधुमक्खी अगुणित होती है। डन, क्लियर। चलो अब ये वाला जो बिंदु जो था सर, ये वाला रह गया सर, ये वाला रह गया क्या? कोशिका विभाजन का महत्व, समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व। मैंने कहा समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व पढ़ने से पहले जरा ऊपर वाली लाइन को खुद पढ़ एक बार, पढ़ 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 ऊपर वाली लाइन को। भैया ये स्ट्रिक्टली एक, इधर आइएगा, ये स्ट्रिक्टली इस बालक को मेरी नजरों के सामने से पता नहीं कितने दिन के लिए, मेरे को नहीं पता, अल्टीमेटम ब्लॉक कर दीजिएगा अनिल कुर्मी को। ये बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है यार, बहुत ज्यादा। इमीडिएटली यार इसको बिल्कुल आलतू फालतू मैसेज, बिल्कुल सर हमको भूख लग गई है, क्लास बंद कर दो। हाँ जी बेटा बैच बंद कर दूंगा, समझ आ गई ना तेरा? फिर आराम से भूख मिटाता रहना। पढ़िए इसको। सर नहीं समझ में आया। मैंने कहा आओ पढ़ लेते हैं हम पढ़ ले भाई। इधर देखिएगा, सूत्री विभाजन या मध्यवर्ती विभाजन। क्या सर? सूत्री विभाजन तो समझ में आता है, समसूत्री विभाजन, इसको मध्यवर्तीय क्यों बोला? मध्यवर्ती मींस, मध्य मींस बीच में, यानी एक ऐसा विभाजन जिससे फाइनली, इसको है ना इक्वेशनल बोलते हैं। इक्वेशनल का मतलब एक ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? बराबर रहती है। केवल द्विगुणित कोशिका में होता है। क्या बोला हमने? समसूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कोशिका में होता है। वापस से देख, इधर देख,
यहां पर तूने जो अभी कंसेप्ट सीखा था, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां 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 हाँ, यहां पर जो तूने कंसेप्ट सीखा था, यहां पर देख समसूत्री विभाजन तेरे को किस में दिखाई दे रहा है? प्राणियों की बात कर रहा हूं मैं। देख, प्राणियों की बात कर रहा हूं। यहां पर शरीर द्विगुणित था, इसका उदाहरण क्या था? प्राणी 50% पादप लिख देता हूं, मान ले ऐसे। ठीक है, अब बता, प्राणियों की अगर मैं बात करूं, एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, एनिमल्स के अंदर समसूत्री विभाजन तेरे को किस में दिखाई दिया? अगुणित कोशिका में या द्विगुणित कोशिका में? बस इतनी सी बात। जल्दी से फाइनल बताइएगा। हाँ जी। आपको इस पूरी प्रक्रिया में समसूत्री विभाजन कहां लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? सर यहां पर। किसमें हो रहा है? द्विगुणित कोशिका में। हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे भैया, ये शरीर की कोशिका द्विगुणित, अभी तेरी कोशिकाओं में कौन सा विभाजन चल रहा है? द्विगुणित कोशिकाओं में समसूत्री चल रहा है ना। तो यहां पर क्या लाइन लिखी हुई थी? क्या कि भैया सूत्री विभाजन जो होता है वो केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। लेकिन 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 क्या अगुणित में हो सकता है? क्या अगुणित कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन हो सकता है? निम्न श्रेणी के पादप और कुछ कीट की अगुणित कोशिका में भी सूत्री विभाजन होता है। सर ये लाइन समझ में नहीं आई। अरे इधर देख यार, इधर देख। शरीर कैसा था? अगुणित पादपों में, कुछ जंतुओं में। किसमें? कीट। मधुमक्खी क्या है? कीट, इंसेक्ट है। इनमें जरा देख, यहां पर ये कोशिका कैसी थी? सर अगुणित। कैसी थी? अगुणित। अगुणित कोशिका में क्या तेरे को समसूत्री नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। तो बस यही तो लाइन लिखी हुई है गुरु। और क्या बताऊं मैं? किस तरीके से बताऊं? बता। और किस लेवल पर मैं गिरू तेरे को समझाने के लिए? इतने से बता दिया, एक एक कंसेप्ट तेरे को बता दिया। क्या कि जरूरी नहीं है कि समसूत्री सिर्फ द्विगुणित कोशिका में हो, अगुणित कोशिका में भी हो रहा है। अगुणित में किसमें हो रहा है? एग्जांपल सहित तेरे को बता दिया है। कुछ निम्न श्रेणी के पादप। निम्न श्रेणी के पादप कौन से होते हैं? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट निम्न श्रेणी के पादप है जो पहले आए थे उनमें। और किसमें? सर कीटों में। कौन से कीट में? ये भी तेरे को बता दिया। मधुमक्खी, जो वहां पर लिखा हुआ था, यहां पर लिखा हुआ था मधुमक्खी। देख यहां पर लिखा हुआ है, ये देख यहां पर लिखा हुआ था नर मधुमक्खी, यहां पर लिखा हुआ है। बता, सारा तो कंसेप्ट क्लियर करा दिया। डन। सूत्री विभाजन होता है। सूत्री यानी समसूत्री विभाजन होता है। अब ये तो हो गया समसूत्री विभाजन होता किसमें। अब बात आ रही समसूत्री विभाजन का फायदा क्या है। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोला बेटा मैंने इस लाइन में आपको यह बता दिया कि समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में होता है। ये तो क्लियर है, ये क्लियर है। जरा एक बार थम्सअप के साथ में मेरे को जितने भी बच्चे हैं जरा फटाफट थम्सअप भेज दीजिए, ताकि ये अनिल कुर्मी का मैसेज मेरे को बार बार ना दिखे, क्योंकि ये लगातार मैं नहीं समझ पा रहा हूं यार, इस बालक को क्यों ये डिस्टर्ब कर रहा है। एक बार थम्सअप का निशान दे दीजिए ताकि इसका मैसेज मेरे को दिखाई ना दे। हाँ जी, चलो जी, बहुत बढ़िया, डन, थैंक यू। ये तो समझ में आ गया कि समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिका में होता है। सर द्विगुणित में भी होता है, अगुणित में भी होता है। अब बात करते हैं, सोच समझ कर मुझे बता जल्दी से, समसूत्री विभाजन का फायदा क्या है। महत्व लिखा हुआ है ना, महत्व का मतलब फायदा। क्यों हो रहा है समसूत्री विभाजन, क्यों करा रहे समसूत्री विभाजन, महत्व देख लेते हैं। और ये महत्व हम सीधा अपनी किससे देखेंगे? यहां से देखेंगे। एनसीईआरटी संपूर्ण खोल लीजिए। अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी आइए एनसीईआरटी संपूर्ण आपको दिखाते हैं समसूत्री विभाजन का महत्व। अच्छा, इस एनसीईआरटी संपूर्ण में अगर आप देखेंगे तो मैंने यहां पर इस तरीके से हाईलाइट भी किया है कि कौन से साल में कहां से क्वेश्चन आया था। जैसे पीएमटी में 2010 में आया था, ठीक है। और भी मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, देख नीट
13 में आया हुआ है यहां पर, ठीक है। तो ये मैंने हाईलाइट करके यहां पर लिखे हुए, जरूर देखिएगा। आइए, समसूत्री विभाजन की बात कर रहे थे हम, समसूत्री विभाजन का महत्व, ये यहां पर दिखेगा आपको, ये लिखा हुआ। हाँ जी, दिख रहा है। आइए, सिर्फ 2 पॉइंट लिखे हुए हैं समसूत्री विभाजन के महत्व में, 2 पॉइंट, 2 से 3 है यहां पर, ठीक है। ठीक है, आइएगा। समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि केंद्रक कोशिका द्रव्य के बीच के अनुपात बना रहता है। यहां पर जो बिंदु लिखा हुआ था कि भैया ये जो समसूत्री विभाजन है, इसका फायदा क्या है, ये जो माइटोसिस है, इस माइटोसिस का, समसूत्री विभाजन का फायदा क्या है, इसका महत्व क्या है, ये क्यों हो रहा है फायदा, इसका फायदा क्या है, इसका महत्व क्या है, हमें तो ये देखना था, है ना। सबसे पहला फायदा, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला, बेटा आप मुझे बताइएगा, आपको अगर वृद्धि करनी, आप छोटे थे, आप जब छोटे थे तो आपके शरीर में मान लो 200 कोशिकाएं थी और सारी कोशिका द्विगुणित थी, ठीक है। अब मुझे बता, तेरे को अगर बड़ा होना है, तेरे शरीर में अगर 1000 कोशिका पैदा करनी है और तेरे शरीर की कोशिका द्विगुणित है, तो तू क्या करेगा, सोच। नहीं आया समझ में, चल आगे देख, इधर देख, देख बेटा, ये कोशिका द्विगुणित है, इससे मैं 2 कोशिका बनाऊंगा, ये भी द्विगुणित, फिर बड़ी हो जाएंगी, द्विगुणित, फिर विभाजन करेंगी, द्विगुणित, 2n 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 2n, फिर ये वृद्धि करेंगी और ये बड़ी हो गई 2n। ये कंडीशन है, दिस इज कॉल्ड समसूत्री। इधर आ बेटा, अर्धसूत्री विभाजन जब होएगा, तो ये पहले सुन लो, अर्धसूत्री विभाजन हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अर्धसूत्री विभाजन अगर एक कोशिका में होता है, इधर देखना, इधर देखना, अर्धसूत्री विभाजन अगर किसी कोशिका में होता है जो द्विगुणित है, तो इससे फाइनली 4 सेल बनती हैं और चारों कैसी होती हैं, अगुणित होती हैं, ठीक है। अब मेरा प्रश्न आप सभी से है, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाएंगे। समसूत्री विभाजन जब इस कोशिका में हुआ था तो 2 कोशिका बनी थी, अर्धसूत्री विभाजन जब इस कोशिका में हुआ था तो 4 कोशिका बनी थी। क्या समसूत्री विभाजन जब इस कोशिका में हुआ था तो 2 कोशिका बनी थी, अर्धसूत्री विभाजन जब इस कोशिका में हुआ था तो 4 कोशिका बनी थी। आप मुझे बताइएगा, अगर मुझे वृद्धि करानी है, इमेजिन कर, अगर मुझे ग्रोथ करानी है, मुझे वृद्धि करानी है, मुझे एक शरीर को बड़ा करना है, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा सेल चाहिए, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सेल चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिका चाहिए। भांगड़ू जल्दी से मुझे बता, कौन सा विभाजन करूंगा, इस विभाजन में तो 2 बन रही है, इस विभाजन में 4 बन रही है, बता कौन सा विभाजन करूंगा, ये करूंगा कि ये करूंगा, बोलो आंसर बताओ, बताओ आंसर, ये करूंगा कि ये करूंगा। सर हिसाब से अगर लॉजिक लगाए तो यहां पर तो 2 बन रही हैं, यहां पर 4 बन रही है, तो ये कराना चाहिए। मैंने कहा अब इधर देख, इधर देख, इसमें मैं वापस से समसूत्री कर सकता हूं। हां सर, इनमें मैं वापस से अर्धसूत्री कर सकता हूं। लगा दिमाग, n/2 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 n/2, बोल, सोच, कर सकता हूं। एक अगुणित कोशिका में और आधी कर दूं संख्या, इज इट पॉसिबल?
अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो अगुणित कोशिकाएं बनेंगी, क्या उन अगुणित कोशिकाओं में वापस से अर्धसूत्री विभाजन कर सकता हूं क्या? नहीं ना। ये तो यहीं पर ही स्टॉप हो गई प्रक्रिया। इनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा गुरु। तो अब मुझे बता, बन यहां पर एक विभाजन से 4 रही थी, यहां पर 2 रही थी, लेकिन इसमें तो आगे विभाजन हो ही नहीं पाएगा अर्धसूत्री। तो मुझे वृद्धि अगर करानी है, वृद्धि अगर करानी है, सोच, अगर वृद्धि करानी है गुरु, वृद्धि करानी है, वृद्धि करानी है, तो बता मेरे बांगड़ू यहां पर कौन सा विभाजन होएगा? सोच, समसूत्री विभाजन होएगा। क्या कराने के लिए? वृद्धि। अब आप में से कईयों का माथा खनकेगा, चमकेगा, धमकेगा। क्या कि सर ठीक है, यहां पर आपने समसूत्री से वृद्धि करा दी है, लेकिन सर इस वाली कंडीशन में यहां पर युग्मक कैसा, युग्मनज कैसा था? द्विगुणित था। मैंने कहा था ना, युग्मनज कैसा था? इधर फोकस कर, फोकस 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 फोकस, इधर देख, यहां पर युग्मनज कैसा था? युग्मनज है ये। युग्मनज कैसा था? सर जायगोट कैसा था? द्विगुणित था। हाँ सर। अर्धसूत्री विभाजन कराया तूने? हाँ सर। अर्धसूत्री विभाजन करने से 4 कोशिका बनी? हाँ सर। अगुणित अगुणित अगुणित? हाँ सर। अब इमेजिन कर, इन 4 अगुणित कोशिकाओं में वापस से अर्धसूत्री विभाजन कराएगा कि समसूत्री विभाजन कराएगा? ये बॉडी बनाने के लिए सोच, ये बॉडी बनाने के लिए, ये बॉडी बनाने के लिए, ये बॉडी बनाने के लिए, आनंद कुलदीप इधर फोकस कर, ये बॉडी बनाने के लिए। बॉडी कैसी है? अगुणित है। और कोशिका कैसी बन गई? ये अगुणित है। अब बता यहां पर कौन सा विभाजन कराएगा इनमें? सर समसूत्री कराएगा। तो बांगड़ू दिमाग लगाना, हट हट, अरे हट। हाँ, यहां पर अगर समसूत्री विभाजन कराएगा, दिमाग लगा, इन 4 कोशिका में समसूत्री कराएगा, तभी तो वृद्धि होएगी, बॉडी तभी बनेगी, ग्रोथ तभी होएगी। तो क्या अर्धसूत्री विभाजन से वृद्धि होती है या समसूत्री विभाजन से वृद्धि होती है? दिमाग लगा फटाफट। संजना सिंह जल्दी से सोचो, सोचो। वृद्धि अगर करानी है, ग्रोथ अगर करानी है, क्या तुम अर्धसूत्री विभाजन करोगे कि समसूत्री विभाजन करोगे? आंसर तुमको मिल गया होगा। तो पहला महत्व तुमको इतना समझ में आ गया होगा कि समसूत्री विभाजन का पहला फायदा क्या करानी है गुरु? अगर वृद्धि करानी है तो क्या कराना पड़ेगा? समसूत्री विभाजन करना पड़ेगा। डन, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ दूसरा बिंदु। अब दूसरा बिंदु समझने के लिए जरा वापस से पहले लेक्चर पर आना। कितने बच्चों को पहला लेक्चर पढ़ा है इस चैप्टर का? क्या आप लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा इस चैप्टर का? क्या बोल रहा हूं, क्या आप लोगों ने पहला लेक्चर देखा इस चैप्टर का? पहला लेक्चर आपको याद आ रहा है? कोशिका ने विभाजन क्यों किया था? एक कोशिका ने विभाजन क्यों किया था? दिमाग लगा। एक कोशिका ने विभाजन क्यों किया था? कोशिका द्रव्य और केंद्रक से रिलेशन कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक, केंद्रक जो होता है वो रेगुलेट करता है एक्टिविटीज को। याद आ रहा है? अरे बांगड़ू खुद सोच, ये एक द्विगुणित कोशिका है ना, द्विगुणित, और इससे जो तू कोशिका बनाएगा वो भी द्विगुणित है। लेकिन ये एक द्विगुणित कोशिका, इनसे जो तू फाइनल कोशिका बनाएगा वो तो अगुणित है। ठीक है, तो सिंपल सा सोच यार, सिंपल सा सोच। यहां पर कौन सा विभाजन है जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य का अनुपात बराबर रहेगा? सोच, केंद्रक और कोशिका द्रव्य का रेशो बराबर बना रहेगा। कौन सा विभाजन होएगा? सोच, ये वाला होगा।
अरे इसमें तो आगे विभाजन हो ही नहीं रहा दोस्त, इसी में ही तो आगे विभाजन हो रहा है। क्या इसमें फर्दर अर्धसूत्री हो रहा है क्या इसमें वापस से अर्धसूत्री हो रहा है क्या? जब नहीं हो रहा तो यही तो वो विभाजन बचा जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य का अनुपात क्या रहेगा? सेम रहेगा, बराबर बना रहेगा। सोचिए, छोटी कोशिका फिर बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। केंद्रक कोशिका द्रव्य का अनुपात चेंज हो जाएगा, चेंज होने के बाद फिर विभाजन कर लेगी, फिर वापस से उतना हो जाएगा, फिर बड़ी हो जाएगी, केंद्रक कोशिका द्रव्य का अनुपात घट जाएगा। याद आ रहा है? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। वेल डन राकेश प्रजापति, वेरी गुड। KI, यहां से यहां क्या हुआ? KI घट गया, कोशिका विभाजन। फिर छोटी कोशिका, KI बढ़ गया, फिर कोशिका वृद्धि करेगी, KI घट गया, फिर विभाजन। याद आ रहा है? हाँ। तो कोशिका द्रव्य केंद्रक और कोशिका द्रव्य का वो जो अनुपात जो था, याद आ रहा है? उनके आयतन का जो अनुपात जो था वो कहां पर बना रहेगा? इसमें बना रहेगा। तो यहां पर यूं लिख सकते हैं, KI अनुपात क्या रहता है? मेंटेन रहता है। देसी भाषा में लिख रहे हैं, कोई बुक की लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं। बुक की लैंग्वेज तुमको चाहिए, यहां पर लिखी हुई है, देख। केंद्रक कोशिका द्रव्य के बीच अनुपात बना रहता है। ये तेरी एनसीईआरटी की लाइन है। नहीं आ रहा विश्वास? ये देख देख यहां पर कहां है? हाँ, कोशिका, देख लिखा हुआ, कोशिका विभाजित होकर केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखे। लिखा हुआ है ना, वही की वही लाइन यहां पर लिखी हुई है ना। लेकिन देसी भाषा में क्या बोलेंगे कि भाई क्या मेंटेन हो रहा है? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स रेशियो जो है वो क्या हो रहा है? मेंटेन हो रहा है। प्रदीप कुमार सेंट्रियोल से आते हैं। बेटा ऑलरेडी आपको बता दिया है, सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल को मिलाकर कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं एनसीईआरटी की भाषा में ये भी तो बोल सकता हूं, सेंट्रोसोम का ये आधा भाग, सेंट्रोसोम का ये आधा भाग, दैट इज आधा भाग सेंट्रियोल्स। चलो जी हो गए 2 बिंदु। चलिए जी, तीसरा बिंदु। और क्या फायदा है? एक तो वृद्धि करा दी, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स रेशियो जो है वो मेंटेन रहता है। और क्या रहता है? कोशिका की मरम्मत। अब यहां से ना क्वेश्चन बन जाता है। हम इस पॉइंट को छोड़ देते हैं एनसीईआरटी में से, सिर्फ क्या वर्ड पढ़ते हैं? सोचे, कोशिका अगर मान ले यहां पर ये मेरी बॉडी की सेल्स थी, ये मेरी बॉडी है और इस बॉडी में यहां पर ऊतक मिल रहा था, और इस ऊतक में यहां पर ये कोशिका जो थी ये डैमेज हो गई है, खराब हो गई है, कुछ नुकसान हो गया इस कोशिका को, है ना। अब ये कोशिका को अगर नुकसान हो गया गुरु, तो ये कोशिका यहां से नष्ट हो जाएगी। तो अब आप मुझे बताइएगा, अगर ये कोशिका यहां से नष्ट हो जाएगी, इसको यहां से नष्ट करने के बाद ये जो खाली जगह, इसको भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस जगह की मरम्मत करनी पड़ेगी। इस जगह की मरम्मत कैसे होगी? जब यहां आसपास की कोशिका विभाजन करेंगी। कौन सा विभाजन करेंगे? वही यार घिसी पिटी लाइनें। यार क्या करना पड़ेगा दोस्त? समसूत्री विभाजन करना पड़ेगा कि अर्धसूत्री कराएगा? यार सोच, समसूत्री। तो सीधी सी बिंदु है कि भैया मरम्मत करने के लिए, क्या करने के लिए? शरीर की मरम्मत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समसूत्री विभाजन करना पड़ेगा। तो दोस्त ये मरम्मत के एग्जाम्पल याद रख लेना जो हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं मरम्मत के, तो ये चीज याद रखना। क्या? अधिचर्म की ऊपरी सतह की कोशिका, आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिका, रक्त नलिका कोशिका, ये वो सेल्स हैं जहां पर मरम्मत होती रहती है। ये 3 एग्जाम्पल याद रखना। अब आप बोलेंगे सर ये अधिचर्म क्या होता है? स्किन। चर्म मीन्स डर्मिस, स्किन मान ले। ठीक है, अभी सिर्फ इतना याद रखना, क्या? हमारी जो अधिचर्म होती है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मिस, अधिचर्म, और उसके अलावा हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल की जो स्तरें होती हैं उनकी मरम्मत, उसके अलावा हमारी जो रक्त कोशिकाएं जो होती है उनकी मरम्मत, ये कैसे होती है? समसूत्री विभाजन से होती है।
हाँ जी, ठीक है। चलो जी, यहां तक था बेटा जी आपका समसूत्री विभाजन। अब जाके कंप्लीट हुआ है समसूत्री विभाजन। अब इसके बाद होएगा क्या? अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन हम पढ़ने वाले हैं। बोलिए बोलिए सर, अगर हैप्लॉइड में वृद्धि समसूत्री विभाजन से ही हो रही है तो क्यों कहा कि सिर्फ डिप्लॉइड में समसूत्री? बेटा आयशा, आपने पूरी लाइन नहीं पढ़ी। क्या बोला हमने यहां पर? हमने क्या बोला समसूत्री विभाजन में? कि समसूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कोशिका में होता है, यद्यपि, यद्यपि का मतलब इसके अलावा कुछ आगे लिख दिया ना कि सिर्फ डिप्लॉइड में होता है। हाँ डिप्लॉइड में होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी तो होते हैं, वो भी तो बता दिए ना बेटा यहां पर। सर एनसीईआरटी संपूर्ण कब मिलेगी? पिटाई लगा देते तुम्हारी। हाँ जी, हाँ जी। निकिता कह रही सर एनसीईआरटी संपूर्ण कब मिलेगी? तुमको नहीं मिलेगी। सर जूलॉजी और बॉटनी की क्लास अलग चला दो। बेटा देखो, जहां जहां से तुम पढ़कर आए हो ना, तुम लोगों का सिलेक्शन तो हुआ नहीं हुआ ना। अब जरा हमारे तरीके से पढ़ लो यार एक बार, ठीक है? शांति बनाए रखो। पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है पढ़ने की, ठीक है? तो पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है बेटा? वो मत बनो जो तुमको पिछले साल बनाने की कोशिश की गई थी, ठीक है? पढ़ा रहे शांति से पढ़ो, समझा रहे ध्यान से सुनो, समझो उसको, ठीक? क्योंकि जब घोचपोच हो जाएगा ना, मैं 1.5 घंटे तेरे को बॉटनी पढ़ाऊं, 1.5 घंटे तेरे को जूलॉजी पढ़ाऊं, ना तो इधर का रहेगा ना तो उधर का रहेगा। ये कभी भी पैटर्न नहीं होता है पढ़ाने का। और मेरे को पता है कई जगह ऐसे पढ़ाया जाता है, और जहां पढ़ाया जा रहा है ना, हमको अच्छे से पता है कैसे पढ़ाई जा रही है बायो, ठीक है? आज मैंने तेरे को थोड़ी सी बॉटनी पढ़ा दी, एक दिन बाद मैं तेरे को फिर जूलॉजी पढ़ा देता हूं। ना तो बॉटनी का रहेगा ना तो जूलॉजी का रहेगा, ना इधर का ना उधर का। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, शुरुआत हुई है, उसको ध्यान से पढ़ो, नींव तो स्ट्रांग कर, अपनी बेसिक्स तो क्लियर कर। एक क्वेश्चन दे दिया ना, हिल जाएगा माथा। दे क्वेश्चन, दे दे, चलो देते हैं। आइए, एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछ रहे हैं आपसे। हालांकि ये क्वेश्चन आपको मैंने मॉड्यूल में भी दे दिया है, ध्यान से सुनिएगा। अगर एक 100 ml के फ्लास्क में 50 ml तक कोशिकाओं का समूह मिल रहा है, एवं प्रत्येक कोशिका दो मिनट में दुगनी हो जाती है, दो मिनट में दुगनी हो जाती है। अगर एक 100 ml के फ्लास्क में 50 ml तक कोशिकाओं का समूह मिल रहा है एवं प्रत्येक कोशिका 2 मिनट में दुगनी हो जाती है, तो बताओ
आंसर बताओ, 100 ml भरने में कितना टाइम लगेगा? 100 ml भरने में कितना समय लगेगा? नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। रुक जाओ, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया। अगर एक सेकंड, अगर 2 घंटे में 100 ml फ्लास्क पूरा भर जाता है और प्रत्येक कोशिका, ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने दिया था, और प्रत्येक कोशिका 2 मिनट में विभाजन कर लेती है, विभाजन कर सकती है, तो बताओ 50 ml फ्लास्क तो 200 ml फ्लास्क भरने में कितना समय लगेगा? भरने में कितना समय लगेगा? हाँ जी सर, ऐसा क्वेश्चन होमवर्क में था। वेरी गुड। अगर 2 घंटे में 100 ml फ्लास्क भर रहा है और प्रत्येक कोशिका 2 मिनट में क्या कर लेती है? विभाजन कर लेती है, तो 200 ml फ्लास्क भरने में कितना समय लगेगा? वेल डन पल्लवी पाठक। थोड़ा सा बस एक थोड़ी सी वर्ड का मिस्टेक हो गई है। एक बाबू पूछ रहा है, सर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ये बॉटनी है या जूलॉजी है? बेटा ये जो सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ये जो दोनों चैप्टर है ना, ये बॉटनी के पोर्शन है। वेरी गुड सुनिधि गुप्ता, बहुत बढ़िया। और कोई? चलो देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, अगर एक पूरे फ्लास्क को भरने में 1 घंटा लगता है, यही दिया था ना, और कोशिका विभाजन की जो दर है वो क्या है? 1 मिनट की है, यानी 1 मिनट में कोशिका दुगनी हो रही है, तो आधा फ्लास्क कितनी देर में होएगा? यही क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन था ना। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, मैंने बस डाटा थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहां पर पूरे फ्लास्क को मैंने पर्टिकुलरली क्या बोल दिया? 100 ml फ्लास्क, जो 2 घंटे में भर रहा है इतना, तो 200 ml फ्लास्क कितनी देर में भरेगा? यही था ना, इधर उल्टा कर दिया। आधा फ्लास्क जो है, मतलब पूरा फ्लास्क जो है इतनी देर में भर रहा था 1 घंटे में, तो आधा, ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था ना। हाँ सर याद आ रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। हाँ अब इधर देख, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर को ध्यान से सुन। देख, ये मान ले एक जग है और ये कितने ml का है? 200 ml का है। कितने ml का है? 200 ml का है। ये 100 ml, ठीक है। अब मान ले 100 ml में ये तेरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोशिकाएं। कितनी कोशिकाएं? 9 कोशिका दिख रही है तेरे को? हाँ सर। कितनी कोशिकाएं? 9 कोशिकाएं। 100 ml भर चुका है,
टोटल कितनी सेल है? 9 सेल है। ठीक है, क्वेश्चन में तेरे से पूछा है क्या कि भैया 100 ml फ्लास्क भरने में तुम्हें 2 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे लग गए? 2 घंटे लग गए यहां पर, यहां से यहां तक 2 आवर्स। ठीक है, और तुमसे पूछा कि भैया पूरा भरने के लिए कोशिका विभाजन कितनी दर से हो रहा है? 2 मिनट में क्या हो रही है? डबल हो रही है कोशिका। अब मुझे बता, यहां पर 9 सेल हैं, अगले 2 मिनट में नेक्स्ट 2 मिनट में ये 9 की कितनी हो जाएंगी? दुगनी, 18 हो जाएंगी। तो कितना टाइम लगा? 2 घंटे प्लस 2 मिनट यानी 2 आवर्स 2 मिनट। खत्म आंसर, इतना सा था। 2 घंटे 2 मिनट का समय लगा। भाई 2 घंटे में तो इतना हो गया, अगले 2 मिनट में क्या पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा? 2 घंटे 2 मिनट, तुमसे सीधा बोल रहा, 2 घंटे में तो इतना भर गया। 2 मिनट इसके विभाजन की दर है। मान ले यहां पर 9 कोशिका थी, 100 ml, तेरे से 200 ml पूछी थी, तो इसका डबल नहीं हो जाएगा? हाँ, 200 ml नहीं भर जाएगा? हाँ, कितनी देर लगी? 2 घंटे में इतना था, 2 घंटे 2 मिनट में पूरा हो गया। बोलिए, अब कोई इसको 198 मिनट कर रहा है, कोई इसको ये कर रहा है। चलो इसका उल्टा करें, इसका उल्टा करें। मान लो तुमसे क्वेश्चन में यहां पर अगर 2 घंटे में 200 ml का फ्लास्क पूरा भर रहा है और प्रत्येक कोशिका का विभाजन का दर कितना है? 2 मिनट है, तो बताओ 100 ml फ्लास्क भरने में कितना टाइम लगेगा? अब जरा देख, अब यहां पर उल्टा कर दिया मैंने। 200 ml भरने में कितना समय लग रहा है सर? 2 घंटे लग रहे हैं। 200 ml भरने में कितना समय लग रहा है? 2 घंटे लग रहे हैं। तो बताओ इसका आधा भरने में कितना लगेगा? 2 घंटे में से 2 मिनट कम कर दे, कितना हो जाएगा? दिमाग लगा ले। 1 घंटा 58 मिनट। बोल, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? 1 घंटा 58 मिनट, अरे 2 मिनट कम करेगा ना। बोल, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्त। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन किया, उसी एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जितना ज्यादा खुद टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस अपने दिमाग में लाओगे, खुद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, दिमाग तभी तो चलता है। आप थ्योरी पे थ्योरी लगे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, लगे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, बिना क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, तो कैसे काम चलेगा? यार ये तो चीटिंग हो गई। 1 घंटा 18 नहीं, 1 घंटा 58, 2 मिनट कम करेगा। सर 50 होंगे। दिमाग हिल गया। आज जो क्वेश्चन अभी बताया ना, इस क्वेश्चन को वापस से करना, फिर खुद प्रैक्टिस करना। ठीक है, कल से हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे बेटा, हमारा बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, और वो है कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम मैक्सिमम चीज पढ़ चुके हैं। जल्दी से जाते जाते बस मेरे को इतनी सी बात बताइए, अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुण, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र तोड़े जाते हैं कि यूं के यूं ध्रुवों पर उठाए ले जाते हैं? सर माइटोजन का G0 फेज से क्या रिलेशन है? माइटोजन्स बेटा वो कारक होते हैं जो माइटोसिस को प्रेरित करते हैं, समसूत्री विभाजन को प्रेरित करते हैं। सर डिवाइड होता है। अब वो बालक जो आंसर कह रहे हैं, मैंने क्वेश्चन पूछा, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र तोड़ा जाता है, गुणसूत्र बिंदु तोड़ा जाता है, जो बोल रहे हैं तोड़ा जाता है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आग्रह रहेगा, हिंदी में बोले तो दरख्वास्त रहेगी, प्लीज लेक्चर नंबर 2 इस चैप्टर का पढ़कर आइएगा। कल नहीं पढ़ोगे
तुम्हारा नुकसान है, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, पल्ले तुम्हारे कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर तोड़े जाते हैं, तुम्हारे तोड़ देंगे, तुम्हारे पढ़ोगे नहीं तो। कुछ बताया था अर्धसूत्री विभाजन में, गुणसूत्र तोड़े नहीं जाते, यूं के यूं उठाकर ध्रुवों पर ले जाए जाते हैं। ठीक है, पढ़कर आना, सेकंड लेक्चर में कंसेप्ट बताया था इस चैप्टर का। ठीक है, और कल की क्लास लंबी होने वाली है, मे बी 10 बजे तक होने वाली है। तो अगर कोई आंगड़ू बांगड़ू चांगड़ू क्लास में रोना धोना करेगा, छुट्टी दे दो, भूख लग रही है, मम्मी ने कहा था जल्दी आजा खाना खा ले, तो भाई साहब तुम्हें भी डांट पड़ेगी। और तुम्हारी मम्मी पापा को तो खैर मैं नहीं डांटूंगा, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कल 10 बजे तक क्लास चलेगी, अपने बच्चे को जितना खाना खिलाना है खिला देना, 10 बजे तक क्लास चलेगी कल। ठीक है, हाँ जी, ओके। चलो मिलते हैं बेटा फिर कितने बजे, कल वही टाइम है 7:30 बजे, और कल हमारी 2.5 घंटे की क्लास चलेगी। और परसों बायो का बैकलॉग होएगा, बैकलॉग सीरीज परसों। जो नए बच्चे हैं या जितने भी बच्चे हैं, बैकलॉग मींस, बैकलॉग सीरीज का मतलब क्या होता है, जो अब तक पढ़ाया गया है वो सारा रिवाइज करना है। तो आप इतना कॉमन सेंस लगा सकते हैं आज की क्लास को देखकर कि इतनी सारी चीजें जो पढ़ाई गई हैं उन सभी को रिवाइज कराना। इट मींस जो जो पढ़ाया गया वो सारा का सारा लिखाऊंगा नहीं, जो जो तुम्हारे पास पीडीएफ है वही लेकर आऊंगा, वही समझाऊंगा। ठीक, चलो जी बाय बाय बच्चों, टेक केयर। गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल फी कितनी होती है बेटा? मेरी तो 2000 रुपए लगती थी, 2000 रुपए महीने भर की, जिसमें रहना खाना सब कुछ इंक्लूड था। हाँ 2000 रुपए, सॉरी 2000 रुपए पूरे साल भर की फीस होती थी, और 1000 या 900 रुपए में उस टाइम एक महीने का खाना होता था, मेस का जो खाना होता ये होती थी बेटा। ठीक है, चलो भैया बाय बाय।